उसने बताया कि गांव का नाम आई थिंक मोतीहारी है, वहाँ पर एक गांव है जहाँ का पूरा किस्सा है। उसने बताया कि भाई 4 दोस्त हैं हम, बचपन से ही साथ रहे हैं, दोस्ती बहुत अच्छी है, और कुछ गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से बहुत सीन बढ़ गए थे। एक लड़का है जिसका नाम हम आशीष रख देते हैं क्योंकि कुछ आइडेंटिटी रिवील ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। आशीष ने बताया कि भाई मेरे पापा की बहुत अच्छी खासी ज़मीन है, बिग्गों में ज़मीन है, तो हम खेत के वहाँ पर अच्छा खेती भी होती है। हमारे यहाँ से जो तालाब गुजरती है उसमें मछलियाँ भी हैं, तो उन मछलियों को हम बेचते थे, पालते भी थे, रखते भी थे। तो वो कहते कि जहाँ पर मछलियाँ होती हैं वहाँ चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो वो अपने ऊपर ले लेती है। ये चीज़ें काफ़ी पहले से चलती आ रही है। अभी आई थिंक 2023 का किस्सा उसने पूरा भेजा हमारे पास। उसने बताया कि भाई मेरे 3 दोस्त हैं और ये आपस में बैठ के बात कर रहे थे, तो आशीष के पापा आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी मछलियाँ चुरा रहा है, तालाब में से मछलियाँ कम हो रही है, तो थोड़ा सा देखो। आशीष ने बताया कि भाई मैंने अपने दोस्तों से बात करी, वो भी वहीं बैठे हुए थे, तो इन्होंने क्या करा, 2 शिफ्ट में इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा देखभाल ही करते हैं कि कोई मछली अगर चुरा रहा होगा तो जाल डाल रहा होगा, देख के आते कि क्या सीन है। तो पहले ये दिन में गए 12 बजे, बैठे वहाँ पे खूब देर तक ये देखते रहे, 12 से 1-2 बजे तक वहाँ बैठे रहे धूप में। इन्होंने देखा, चारों ने अलग अलग लोकेशन इन्होंने अपनी डिवाइड कर ली थी, और उस टाइम पे थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ता है। तो फ़ोन तो इनके पास थे लेकिन कॉल्स नहीं कर रहे थे। इन्होंने टाइम डिसाइड कर रखा था कि 1-1.5 घंटे में सब आराम से देख लेना कि कोई जाल डाल रहा है, नहीं डाल रहा तो अपने वापस आ जाना। दिन में इन्होंने डिसाइड करा, दिन में इन्हें कोई मिला नहीं। अब इनकी सेम बात हुई कि अब हम रात को भी जाएंगे 12 बजे और अपना देख के आएंगे कोई जाल तो नहीं डाल रहा। तो जब ये रात को आपस में मिले ना, तो इन्होंने बोला भाई देख, दिन में तो फिर भी ठीक है कि ट्रांसपोर्टेशन चलता है, सब कुछ होता है, चिड़िया चहचहाती है, रात को फ़ोन मत यूज़ करना। अगर कोई जाल डाल रहा होगा ना और उसने अचानक से रिंगटोन सुन ली, कुछ भी सुन लिया, चौकन्ना हो जाएगा। तो इन्होंने आपस में डिसाइड करा कि भाई एक काम करेंगे, हम चारों हैं, इतने इतने डिस्टेंस पे जा रहे हैं, और जब भी किसी को कुछ लगे तो वो 2 ताली बजा देना, ठीक है। किसी को बुलाना हो तो 2 ताली बजा देना। तो इन्होंने आपस में चारों ने कोड वर्ड रख लिया कि कोई भी दिक्कत हो 2 ताली बजा देना। चलो भाई डिसाइड हो गया। आशीष अपनी जगह पर रुक गया, एक कोई दूसरी तालाब के पास चला गया, एक उस वाली तालाब के पास चला गया, एक उस वाली तालाब के पास चला गया। तो इन्होंने सोचा यार थोड़ा सा तालाब में उतर के देखते हैं, आगे तक चल के देखते हैं। आशीष ने बताया भाई मैं तालाब में उतर गया, जो दिन में पानी इतना था वो यहाँ तक हो रहा था। धीरे धीरे चलने लगा, देखने लगा। अब गांव के लड़के तो तैरने की आदत तो है ही, तैराकी तो इनके खून में होती है। इन्होंने पूरा अच्छे से देखा, कोई नहीं मिला। 12 बजे गए थे और मेरे ख्याल से 1:30 बज गया इन्हें वहाँ पे आराम से बैठे हुए, घूमते हुए, देखते हुए सब कुछ। तो इनमें एक लड़का था श्रवण, वो थोड़ा सा दूर छोड़ रखा था इन्होंने। अब जब देख लिया ना 1:30 बज गए, इन्होंने टाइम डिसाइड करा था 12 बजे जाएंगे और उन्हें 1:30 बजे तक मिल लेंगे। 1-1.5 घंटा काफ़ी होता है देखने के लिए कि कोई जाल फेंक रहा नहीं फेंक रहा। तो आशीष ने बताया कि भाई टाइम हो गया, और हमने क्या करा, तालियां बजानी शुरू की। 2 ताली इधर से बजी, 2 ताली उधर से बजी, 2 ताली उधर से बजी। श्रवण ने ताली नहीं बजाई। ये तीनों इकट्ठा हो गए, आशीष वहीं पे था, 2 दोस्त थे, श्रवण गायब। गायब ही हो गया। गायब, श्रवण नहीं मिल रहा। अब ये भाई चिल्ला भी नहीं सकते कि अगर कोई जाल डाल रहा होगा तो वो चौकन्ना हो जाएगा। इन्होंने क्या करा, आशीष ने बोला सुन एक काम कर, 2 ताली बजा। इन्होंने बजाई, 1 2, रिवर्ट आया, 1 2 3, तीसरी ताली बजी। ये एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। अब ये आपस में ये भी कह रहे साला मजे ले रहा है, पक्का मजे ले रहा है। सबसे पहला थोड़ी ये है कि मजे ले रहा है, मजे ले रहा है। उसने बोला आशीष ने कि भाई श्रवण ऐसा है नहीं, सिंसियर है, मजे नहीं ले सकता, एक बार दोबारा ताली बजाओ। इन्होंने फिर वही 1 2, फिर थोड़ी सी दूरी पे 1 2 3, और 3 ताली आ रही है। 3 ताली आ रही है। अब इनका दिमाग खराब हुआ, डर भी लग रहा है, रात का टाइम है, गांव के लौंडे हैं, पर वो आता है ना दिमाग में एकदम से, इतने भी क्या मजे ले रहा है कि साला एक बारी करके 2 बारी करके फिर ये इतनी बदतमीजी वाले काम कर रहे हैं। ये बोले चल के देखें, बोले चल मत, क्या पता साला कोई जाल डाल रहा हो, वही मजे ले रहा हो। बोले एक बार और बजा के देख। इन्होंने क्या करा, फिर 1 2, इधर से फिर रिवर्ट आया, 1 2 3। अब इनका दिमाग घूमा, बोले भाई कुछ तो कांड है,
अभी इतनी बकैती नहीं करेगा इतना तो नहीं तीसरी करेगा, बार भी। इतना नहीं करेगा। इन्होंने बोला एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। डर तो लग रहा था, एकदम से जाके नहीं देख सकते कि क्या पता जाल डालने वाले इनसे ज्यादा हो, तो वहां तो भाई मारपीट क्या खून खराबा बहुत आम बात है। वो ये बोलेंगे मछलियां आप उठा लिया हमारी, यही नहीं उठा लेंगे। वेट करा वहां पे, इन्होंने देखा दूर से ना कोई इंसान टॉर्च लेके आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है। ये बोले भाई मिल गया जाल डालने वाला, आज पकड़ा गया साला, यही है। जैसे ही वो इंसान पास आया देखा श्रवण। अब इनके दिमाग में चल रहा है ये यहाँ कहाँ से आ गया। इससे पूछा तू कहाँ से आया, बोला भाई मैं तो आ गया, तुम लोगों ने पता नहीं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुमने कुछ बोला नहीं, मैं तो घर होके आ गया। बोला हम इतनी देर से तेरा वेट कर रहे हैं, तूने पता नहीं क्या करा, आया नहीं तू। बोला भाई मैं घर होके आ गया, चलो फटाफट अब निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, घर पे जाना है, मेरे घर वाले भी बुला रहे वापस। श्रवण ने उस टाइम पे कुछ भी नहीं बताया, श्रवण ने अपने घर लेके चला गया। श्रवण अपने घर में चला गया, ये तीन अपने घर में चले गए। अब क्या हुआ, जब श्रवण अपने घर पे पहुंचा, अगले ही दिन से श्रवण की तबीयत खराब होनी स्टार्ट होगी। ये तीनों अपने घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वॉशरूम अपने वही फ्रेश होने के लिए लोटा लेके जा रहे हैं, सिगरेट पीने की आदत है, बैठ के बातें बातें कर रहे हैं। ये काफ़ी टाइम हो गया, श्रवण ठीक नहीं है। श्रवण से मिलने एक दिन उसके घर चले गए। उसके घर गए तो भाई उसकी मम्मी ने बताया इसकी तो तबीयत खराब हो रखी है। इन्होंने तब भी श्रवण पे ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि ठीक है ये नहर में उतरा होगा, ठंड वंड लग गई होगी, जुकाम वुकाम हो गया होगा, सर्दी वर्दी लग गई होगी, कोई नहीं। ये तीनों अपने आगे हो लिए। इस चीज़ को चलते चलते भाई हफ्ता हो गया, और वहाँ पर जो श्रवण था उसके साथ दिक्कतें बढ़नी स्टार्ट हो गई। कि श्रवण की मम्मी ने बताया था इन्हें कि बेटा रात को अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, चिल्ला रहा है, उठ रहा है, जानवरों की तरफ उन्हें मारने के लिए भाग रहा है, जो बकरी बकरी घर में बंदी होती है। दिन में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा, सूरज की तरफ देख नहीं रहा, अपने एक ही जगह लेटा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा। खाना पूछो तो खाए, ना पूछो तो ना खाए, वो वाला हाल हो रखा, और धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं। ये चीज़ें चलती रही अपने एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया। अब जैसे जैसे श्रवण के साथ चीज़ें बढ़ती जा रही है, ये लोग थोड़ा सा सोच रहे यार एक बार मिल के आते हैं, क्या सीन है क्या नहीं है। और तबीयत ठीक नहीं हो रही उसकी, 10-15 दिन हो गए इस चीज़ को। तो ये जब श्रवण के पास गए ना, तो श्रवण वहाँ पे बैठा हुआ था। श्रवण से पूछा कि भाई क्या हुआ। श्रवण ने बताना शुरू करा कि भाई उस रात हुआ क्या था। जब मैं नहर की तरफ जा रहा था ना, तो मेरे साथ कुछ छलावा सा हुआ। मेरे को ऐसा लगा तुम तीनों मेरे को मिल गए हो और तुम तीनों मुझे दूसरी नहर में लेके जा रहे हो। मैंने जैसे ही दूसरी नहर में पैर डाला तो मेरी आंख खुली और मैंने देखा कोई एंटिटी मेरे सामने खड़ी थी, और वो सही में कोई पानी की एंटिटी थी। बिहार का कोई अर्बन लेजेंड है जो उसने अपनी आंखों से देख लिया था। ये इतना डरा, ये इनके पास ना जाके सीधा घर गया, अपने घर की तरफ भागा। घर गया तो इसने यूँ सोचा कि यार अब मैं उन्हें छोड़ के आ गया, मैं तो शिकार हो गया, वो शिकार हो गए। तो ये अपने घर से टॉर्च लेके आया था, बट ये डर ना जाए रात को, इसने बताई नहीं। अब ये चीज़ें इन्होंने सुन ली कि श्रवण के साथ ये हो गया। इन्होंने रिएक्ट नहीं करा, कुछ नहीं बोले। इन्होंने सोचा कि शायद कुछ छलावा वलावा हो गया होगा। और गाँव में ना छलावे को बहुत हल्के में लेते हैं कि बीड़ी मांग ली, पीछे आ गया, कोई बकरी दिख गई, कोई गाय दिख गई, इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया। बट श्रवण के साथ ये दिक्कतें बढ़ने लगी। गांव वाले यूज्ड हो जाते हैं ना भाई, उनके साथ हो रखा होता है इतना भाई, वो नॉर्मली कहते हैं चला जा परे को, तो चला जा। वो भाई मैं बताऊंगा अगले इंसिडेंट में तो दबंग थे सारे गांव वाले। तो क्या हुआ भाई, इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन श्रवण की मम्मी को दिक्कतें ज़्यादा होती दिख रही थी कि श्रवण बार बार कुछ ना कुछ दिक्कतें कर रहा है, बार बार दिक्कतें कर रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, किसी ने बोला कि श्रवण को ना तुम दिखा लो, इसकी ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो रही है और ऐसे ही चलता रहा तुम खो दोगे इसे, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है इसके साथ। तो श्रवण की मम्मी ने इन्हें फ़ोन करा तीनों दोस्तों को कि बेटा एक बार आओ और इसे बाबा के पास लेके चलते हैं, किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास, वहाँ दिखवाते हैं। तो ये लोग जब तांत्रिक के पास लेके जा रहे थे, पहली बात तो वो जाने को तैयार नहीं, वो इनसे हिले भी ना, जो सूखा है पड़ा हुआ है। और वहाँ पे उसने श्रवण ने हंसना शुरू कर दिया कि क्या छोड़ के गए थे ना, तीनों दगाबाज थे तुम, मेरे को तुमने छोड़ दिया वहाँ पानी में, मेरे पास वो आ गया था, मुझे ले जाने वाला था, वो तो नदी में पैर रखते मेरी आँख खुल गई, तुम तो मेरे को वहाँ पे छोड़ के चले गए थे। अब ये पूरी कोशिश कर रहे थे भाई तांत्रिक के पास लेके जाएं, घसीटते घुसीटते कैसे न कैसे अपने आसपास के तांत्रिक के पास लेके चले गए। तांत्रिक ने देखा
और तांत्रिक ने साफ बता दिया कि भाई इसके ऊपर तो शायर आ रखा है। शायर? हाँ, शायर क्या होता है भाई? ये कोई जिन से भी ज़्यादा तगड़ी एंटिटी होती है जो पानी में रहती है। शायर एक एंटिटी है, वो आ रखा है इसके ऊपर। अरे ये तो पहली बार नाम सुना है भाई। मैंने भी पहली बार सुना था। मैं कह रहा हूँ शायर शायरी तो नहीं तांत्रिक को देखते ही उसने शायरी बोल दी। तांत्रिक कह रहा है इसमें तो शायर आया हुआ है। तांत्रिक भी कह रहा है वाह 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 वाह। करता। शायर कह रहा है आती तो कंधे तक नहीं थी, चढ़ी सर पे रहती है। पहले मुझे लगा शायद कोई आयर अय्यर कुछ ऐसा बोला होगा, लेकिन फिर मैंने कंफर्म करा 3-4 जगह पे उसने बताया था कि शायर नाम की एंटिटी थी, पानी में रहने वाली एंटिटी है, जिनसे भी ज़्यादा खतरनाक है, वो इसके ऊपर आ रखी है। ठीक है। अब यहाँ पर जब ये तांत्रिक के बाद है, तांत्रिक ने बताया कि भाई निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पुरानी एंटिटी है, पानी में रहने वाली है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। मम्मी थोड़ी सी परेशान हो गई श्रवण की, तो उन्होंने बोला कि आप जो भी हो सकता है करो। निकालने की बातचीत हुई, तो वहाँ पे निकालने की जब भाई अपना करना शुरू करा, उसने अपने तमाशे शुरू कर दिए कि नहीं जाऊँगा, इसे लेके जाऊँगा, श्रवण नाम का जो लड़का इसे लेके जाऊँगा। वो अच्छी बात है कि वहाँ पे जो तांत्रिक बैठे थे उनके पास सिद्धि थी, और बिहार के तांत्रिक तो आपको मालूम ही है कैडे वाले होते हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस की होती है। जैसे दिल्ली वाले तांत्रिक है, करने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो सिद्धि पूरी प्राप्त कर रखी थी। उन्होंने काफ़ी शर्तें मनवाई। शायर जो था एंटिटी, उसे बोला कि आप खुद ही बता दो कि आप कैसे जाओगे, लड़के को मत करो कुछ भी। तो उसने बताया कि मेरे लिए मीठा मंगवाओ, जो जो डिमांड बताई कि मेरे को मीठा खाना है, ये खाना है, ये चीज़ें लेके आओ। बोले कि आप आ कहाँ से गए इसके ऊपर? तो साफ साफ बता दिया कि मैं आराम से जा रहा था, इसने क्या करा, पेड़ के पास टॉयलेट कर दिया और उसकी छींटें मेरे ऊपर पड़ गई। अच्छा, जो श्रवण था उसने टॉयलेट कर दिया था, ये वहाँ से निकल रहे थे जो भी एंटिटी थी, तो टॉयलेट की छींटें उन पर पड़ गई। उसी टाइम बुरा लग गया तो अपने साथ नदी के अंदर लेके जा रहे थे। वो भाई उसकी आँख खुल गई, मीठा दिया, तो वो उनको छोड़ के चले गए। अब ये तीनों दोस्त वहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं कि भाई अगर ये शायर था तो भाई 3 तालियां कौन बजा रहा था? 3 तालियां। उस शायर ने इसको जब उस झील की तरफ ले जा रहा था, दूसरी तरफ ले जा रहा था, तो वहां पर उसने कहा था कि हम चारों साथ में जा रहे हैं, पैर रखो, तो फिर सामने एक बंदा इसे छलावा हो रहा था ना कि मेरे साथ 3 जने हैं। ऐसा प्ले करा उस शायर ने उसके हाँ, आगे। कि ये सारे दोस्त नहर में उतर रहे हैं। तो वो भाई किस्मत की बात थी, पितरों ने बचा लिया, किसने बचा लिया कि पैर रखते ही आँख खुल गई। साक्षात उसने उस एंटिटी को देख लिया था। और एक चीज बता दूं भाई, जैसे बाघ एक एंटिटी होती है पानी वाली। क्या होता है? बाघ एक एंटिटी होती है पानी वाली, वो मछलियों को दबा के खाती है। अच्छा। जब तांत्रिक ने शायर से पूछा ना कि आप यूँ बताओ आपने क्यों घेर रखा है इनके नहरों को और इन्हीं के एरिया को, तो तांत्रिक को उसने बताया कि इनके गाँव में ना हर साल मेरी पूजा होती थी। मेरी पूजा इसलिए की जाती है ताकि मैं मछलियों की रक्षा करूं। मेरी पूजा हो नहीं रही, मैं इनकी मछलियां खा रहा हूं, मतलब जाल कोई लगा ही नहीं रहा था। वही एंटिटी थी जो मछलियां खा रही थी। ठीक है, वहाँ पे आते हैं जब वो कह रहे 3 तालियां मार कौन। हाँ, वो वाला पॉइंट आता हूँ क्योंकि मेरे से दिमाग से निकल गया था कि तांत्रिक ने बात की कि क्यों आ रखे हैं। अब बात आती है, बोलते कि फिर वो 3 तालियां कौन बजा रहा था अगर श्रवण तो घर चला गया था। तांत्रिक ने जब अपनी आंख बंद करी, देखना शुरू करा, वो जो एक दूरदर्शन वाली चीज़ थी, उन्होंने बताया बेटा तुम्हारी किस्मत थी, उस पानी की उस वाली जगह पर एक पंडुबा था, एक और पानी की एंटिटी। अच्छा, ये भी पानी की एंटिटी? ये भी पानी की एंटिटी। बोला वो पंडुबा भी शायर के साथ ही चल रहा था और वो पंडुबा तुम्हें बहुत गंदी मौत मारने वाला था। अगर तुम 3 ताली सुन के उसके पास चले जाते ना, पंडुबा पता है कैसी मौत देता है भाई? मुंह में कीचड़ घुसेड़ देगा, तुम्हें उल्टा गाड़ देगा। अच्छा जी, बहुत बुरा सीन है, सफोकेट करके मारेगा। बिल्कुल। बोले वहां पे पंडुबा था, वो तो तुम्हारी किस्मत थी कि तुम वहां पर गए नहीं। 3 ताली वो बजा रहा था। पंडुबा बड़ा बकैत है, पूरा एकदम 3 तालियां मार रहा है और पूरा सेम भाई चीज कर रहा है। जब मेरी उस सब्सक्राइबर से बात हुई थी ना, मैंने बोला और भी कोई एंटिटी है क्या? बोला भाई हमारे यहाँ पे पता है कैसे डेड बॉडी मिलती है? इंसान उल्टा गड़ा मिलता है नहर के अंदर। तब गांव वालों को पता चलता है कि ये किसी पानी की एंटिटी ने मार रखा, अर्बन लेजेंड ने। उल्टा गाड़ देंगे, मुंह अंदर होगा, पैर ऊपर होंगे। भाई साहब, बोला हर साल बिहार में ऐसे कम से कम 10-20 लोग मिलते हैं मरे हुए, उल्टे गड़े हुए। और ये तो फिर तो ये पंडुबाई और यही कर रहे हैं। मशान, अच्छा, मशान, पानी का यही मशान, करता पानी का जो मशान होता है वो उल्टा गाड़ के मारते हैं।
भाई जो ऐसी नहरें होती है अलग सी, और जो ये होते हैं यहाँ पे होती हैं एंटिटीज, कहा भाई जाता है। बहुत ज्यादा होती हैं। अभी मैं चंबल के बारे में बात कर रहा था किसी से, बोले कि चंबल जो है ना, अभी तो वहाँ मगरमच्छ बहुत ज़्यादा आ गए, वरना वहाँ पे इतने छलावे होते थे लोगों के साथ, इतने ज़्यादा छलावे होते थे। एक एमपी के पुल के बारे में बात कर रहे थे हम, मध्य प्रदेश का एक पुल है। आप जब वहाँ से गाड़ी लेके जाओगे ना, आपको सामने रात को दिखेगा पुल है, लेकिन आप नहर में गाड़ी उतार दोगे, नदी में गाड़ी उतार दोगे, इल्यूजन हो जाता है। बिल्कुल छलावा। तो ये इतनी पावरफुल होती है कि पूरा रास्ता ही दिखा दें आपको। बिल्कुल। आप, मैंने ये पता कब सुना था, ये सुना था कम से कम 14-15 साल पहले, जो मेरे एमपी में कज़न रहते हैं उनके मुंह से सुना था मैंने कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। तब तो मैं हॉरर क्या, उस टाइम तो 21 पता नहीं कितने साल के होंगे यार, दिमाग में भी नहीं थी ये चीज़ें। तो जैसे बैठते हैं बात होते हैं तो बताते कि भाई दुल्हन आ रही थी और सामने देखा ब्रिज, पूरी की पूरी गाड़ी नदी में उतार दी। और ये आज भी होता है एमपी में, मध्य प्रदेश में, कि आपको दिखेगा पुल है, आपकी गाड़ी सीधा नहीं उसमें नदी में गई। भाई छलावा ऐसे यही तो करता है, तो कुछ दिखा दिया या फिर अपनी ही बॉडी किसी और में बदल दी। पीयूष भाई ये ना अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अब जैसे शायर के बारे में हमने नहीं सुना था, उसके बाद हमने शायद आप लोगों ने बाघ के बारे में ना सुना भाई हो। पंडुबा भी पहली बार सुना है हमने। पंडुबा जो एंटिटी है पानी की ऐसी बहुत सारी एंटिटीज है जो सीधा रगड़ के ले जाती है पानी के अंदर। तो भाई ये आपको अगर आपने पूछा हो या पता हो कि ये बनती कैसे हैं, या फिर ये ह्यूमंस ही होते हैं जो प्रेत बन जाते हैं, या फिर ये एंटिटी अलग पैदा होती है, क्या सीन है इनका? पहले तो जैसे मैंने बताया कि बिहार के अर्बन लेजेंड है, तो अर्बन लेजेंड वो होते हैं, जैसे आपने मुंह नुचवा का नाम सुना है? नहीं। सुना है किसी ने? वो देख रहे हैं आपके मुंह उचवा, मुंह नुचवा अच्छा। कहते हैं यूपी बिहार में 2001 या 2002 में एक एंटिटी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी मुंह नुचवा के नाम से। जैसे आपने वो चुड़ैल के बारे में सुना होगा, चोटी काटने वाली, प्याज मांगने मंकी वाली, मैन आया था काला एक। बंदर। हाँ। ऐसे ही 2001-2002 में मुंह नुचवा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था यूपी में या बिहार में, पता नहीं कहाँ की बात है। उस टाइम पे क्या होता था कि लोग पता क्या देखते थे, जैसे कोई उड़न तस्तरी अभी लैंड हुई है, एकदम से जनरेटर की आवाज़ आती थी बहुत ज़ोर की, और कहते थे कि उस टाइम पे ये एक अर्बन लेजेंड था, मकड़ी जैसा दिखता था, अच्छे खासे हाथ पैर थे उसके 8-9, और जो उसे देख लेता था ना उसका मुंह नोच देता था वो। पर जान से नहीं मारता था। अब भाई वो पता नहीं कितने मरे होंगे कितने जी होंगे। जैसे काला बंदर था, काले बंदर में तो फिर भी कहते हैं कि दिमागी कोई परेशानी थी लोगों के कि उस इतना हाइप बना दिया। लेकिन यूपी बिहार में ये चीज़ इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि बाहर के साइंटिस्ट इसके ऊपर खोज करने आए थे, मुंह नुचवा के ऊपर। अर्बन लेजेंड है। तो ये अर्बन लेजेंड इसी तरीके से फेमस होते हैं कि पानी की एंटिटी है कोई। जैसे आप अगर पुरानी कोई सीरियल्स वगैरह आपने देखे हो कि कोई इंसान पानी के अंदर डूब के मर गया, तो वो पानी के अंदर का ही कोई जल पिशाच बन जाएगा, जल प्रेत बन जाएगा, कोई इस तरीके की एंटिटी बन जाएगा जिसका इतना ही काम है कि पानी के पास कोई है रगड़ के ले जाए। भाई दलदल वलदल की भी होती होंगी कुछ एंटिटीज, ये सारे इनका वास यही होता है। अब मैंने तो देखो भाई साफ सीधी सी बात है, मैं तो स्टोरी टेलर हूँ, मैं एक्सपर्टीज तो नहीं हूँ कि मैं पानी में उतर के इनकी खोज करूँ। लेकिन जितनी एंटिटीज मेरे सामने आती है, अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो इतिहास होता है इनका कि भाई पानी में मरा था, अब ये पानी में ही खींच खींच के लेके जा रहा है। आपने भी सुना होगा कई बार यार कि ये दलदल है तो यहीं पे कोई चीज़ खींच रही है, तो वो उस दलदल में कोई मरा होगा जब ये उसी में खींच रहा है। लेकिन मोह नुचवा था, बाघ था, चुड़ैल थी जो प्याज वाली थी, उसके ऊपर तो पूरी एनसाइक्लोपीडिया बनी हुई है कि कहाँ से वो छूटी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ है, कम से कम नहीं तो 4 से 8 लाख एंटिटीज़ हैं ऐसी जो अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, जो हमें नाम भी नहीं पता। अग्नि पिशाच, जल पिशाच और पंडुआ, बाघ, ये तो हमारे पास जब रियल इंसिडेंट आते हैं, जैसे बाघ है वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है। बाघ क्या करता है? बाघ जैसे उधर क्या होता है वेस्ट बंगाल में, जैसे आपने खेत अपने कर रखे हैं, उपजाई पर डाले हुए हैं, तो नदी का पानी उसमें आ गया खेत में, मछलियाँ सारी उठ के एकदम से पानी में से झटके से आपके खेत में आ गई, तो फसल तो खराब हुई वहाँ पे बाघ और दिख जाते हैं। तो बाघ क्या करते हैं कि मछली खाने का काम करते हो, और अगर आपके खेत में उसने अपना घर बना लिया ना, तो कभी पेड़ पे रहेगा वो एंटिटी। ये सारी की सारी जितनी भी पानी वाली एंटिटी है, सारी एलियन टाइप क्रिएचर होते हैं, एलियन जैसे दिखते हैं कि आपको देख के समझ में ही नहीं आएगा कौन है कौन नहीं है।
और रात में ही दिखते हैं, ऐसा भी है क्या? रात में ही दिखेंगे सारे के सारे, दिन में तो कहाँ ही दिखेंगे। दिन में तो ऐसे ही कोई जगह बना लेंगे जहाँ पे अपने आराम से रहें। मेरे पास एक बाघ का इंसिडेंट आया था, उसमें क्या हुआ था, सब्सक्राइबर ने बताया कि भाई मेरे चाचा जी थे या मेरे पापा थे या मामा थे, बहुत पुरानी होगी अब तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन उसने बताया कि जैसे पानी उड़ के ना पूरा खेत में आ गया था, तो पापा रात को गए, पापा ने देखा फसल ख़राब हो गई, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो उन्होंने सामने देखा पेड़, और पेड़ के बगल में एक छोटा सा कोई कुछ था, वो कोई नक्शा समझ नहीं आया उसकी शक्ल का। भाई वो पीछे मुड़े नहीं, सीधा एक बस अपने घर की तरफ देखा और धीरे धीरे चलते रहे। वहाँ से कुछ मछलियाँ लेके आए होंगे सोच के शाम को बनाऊंगा, लेकिन उन्हें ये तो समझ में आ ही गया था कि अगर घर पे अब ये मछलियाँ ले गया तो ये घर पे ही एंट्री कर लेगी। तो अपने वहाँ पर उन्होंने बाहर टांग दिया, और जब सुबह उठ के देखा था तो सारी मछलियाँ गायब थी, सिर्फ हड्डियाँ पड़ी थी उनमें। और पूरा इंसिडेंट है, ख़तरनाक इंसिडेंट था। अभी मेरे को इतना ज़्यादा याद नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा रेलेवेंट कर दिया कि जो बाघ है वो एग्जिस्ट वो करता है और आपको ये हरकत हो रखी है हाँ, किसी के साथ। पानी की जगह पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और मैं सच बताऊं भाई, पानी की जो एंटिटी होती है ना, सही में बहुत खतरनाक होती है। अगर आपने कभी ऐसे कुछ शोज देखे, जैसे फियर फाइल से एक आता था, अभी कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट आया है और लड़के ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हो सके तो प्लीज़ मेरा नाम मत लेना, लेकिन पंजाब के फिरोज़पुर का इंसिडेंट है। और उन्होंने बताया कि 40 साल 30 साल पहले इंसिडेंट हुआ था। तो वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था अमन, 19-20 साल का था, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। तो ये बेसिकली होता क्या है कि इसके पापा जो है वो रिटायर्ड हैं, और इसके पापा अपने घर में बैठा करते थे, और बड़ी मुद्दतों से एक लड़का जन्म हुआ था घर में, इकलौता लड़का था। तो इसके पापा को जिस दिन वो कॉलेज गया था, इसके पापा को कुछ आवाज़ आती कि घर के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं, जैसे आघोरी टाइप होते, किसी के हाथ में घास है, किसी के हाथ में लकड़ी है, किसी के हाथ में मतलब पोशाक है, धोती वोती पहन रखी थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी। तो वो उनके घर के सामने से बोलते हुए निकलते कि आज तो अमन को हम मार देंगे, अमन को अपने साथ लेके चले जाएंगे, अमन का मरने का वक्त आ गया। तो ये चीज़ उसके पापा सुन लेते हैं घर में से। तो वो एकदम से जब ऊपर जाले में से मुंह करके देखते तो वो इतने आघोरी ऐसे थे दिखने में। उसके पापा बताते कि मतलब देखकर इतना ज़्यादा डर लग गया था ना कि जैसे सही में यमदूत आ गए हो। तो उसने क्या करा, जैसे ही उसने देखा कि अमन घर में आ गया, उसके पापा ने उसे बोल दिया बेटा 2-3 दिन तक तू कॉलेज नहीं जाएगा और कोशिश करियो घर में ही रहे, मैं तेरे को पर्सनली बोल रहा हूँ। तो उस लड़के ने बताया कि भाई अमन को ना कभी कॉलेज के लिए रोका नहीं जाता था, प्रेशर किया जाता था पढ़ने के लिए, क्योंकि अमन खेलता बहुत था। लेकिन इस टाइम पे उसके पापा ने बोला तू कॉलेज नहीं जाएगा। तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो गया कि यार पढ़ाई से कैसे रोक रहे घर वाले। कैसे हो सकता है? हाँ। तो उसे जैसे ही अमन घर में आया, उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वो रात निकल गई। तो अगले दिन अमन उठ के बोला अपने पापा को, पापा बाहर आने दो यार, पूरी रात अंदर बंद रहा हूँ मैं, वॉशरूम तो यूज़ करने दो। तो जैसे ही अमन वॉशरूम यूज़ करने गया, फिर उसके पापा को फिर वही आवाज़ आती है घर के बाहर कि अमन का अंतिम वक्त आ गया है, अब अमन को हम लेके जा रहे हैं। उसके पापा ये सुनने के बाद इतने ज़्यादा डर गए, उन्होंने वॉशरूम खटखटाया, अमन को बाहर निकाला और बंद कर दिया ज़बरदस्ती कमरे में। तो उनको इस बार सिर्फ आवाज़ आई थी या वो दिखे भी थे दोबारा? इस बार वो देखने की हालत में नहीं थे। उन्होंने बोलते ना कि अगर मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा, मैं उसके लगाव में हूँ, कोई मेरे को ये भी बोल देगा तेरे बच्चे को मार दूंगा, तो ये नहीं कि मैं उससे भिड़ूंगा, पहले अपने बच्चे को छुपाऊंगा। क्योंकि पहली बार उन्होंने देख लिया कि इतने दिखने में ऐसे विकराल अघोरी हैं, तो कहीं कुछ हो ही ना जाए, कुछ करवर ना दे। सही बात है। तो उसके पापा ने सुना कि वो बाहर से बोल रहे कि अंतिम वक्त आ गया उसका, बस अब लेके जा रहे हैं हम उसे। अमन को फटाफट निकाला, कमरे में बंद कर दिया। और अगले दिन जब सुबह उठा ना मन, तो उसकी डेड बॉडी मिली। अमन की डेथ हो चुकी थी। अब इसके आगे सब रिश्तेदारों को बुलाया, तो अंतिम क्रिया वगैरह होगी, दाग बाग लगा होगा। तो बोलते हैं ना कि बाप अपने बच्चे की उसमें बिल्कुल पागल हो गया कि मेरे को अमन से मिलवा दो, मेरे को अमन से मिलवा दो, एक लौता बच्चा था, बहुत मुद्दतों से मांगा था, मेरे को अमन से मिलना है। तो बोले कि उनके सपने में वो एक अघोरी आया और उन्होंने ना समझाने की कोशिश की कि भाई वो आत्मा थी, शरीर छोड़ दिया और हम यम के दूत थे, उसे लेने आए थे, उसका टाइम पूरा हो गया। तो इसके पापा ने बोला कि अगर मेरे को आप अमन से नहीं मिलवाओगे, मैं अपनी जान दे दूंगा, यहाँ पे जितने भी मेरे हैं सगे संबंधी मैं छोड़ के चला जाऊंगा उनको। तो अघोरी ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई रहने दो, मत करो, वो आत्मा थी। जब नहीं माने तो अघोरियों ने बोला एक काम करो, रामबाग के वहाँ पे शमशान है, रात के 12 बजे चले जाना, अमन आपको मिल जाएगा।
अच्छा हाँ, अब इसके पापा अच्छा, वो एक बात बताओ, जब रात में कमरे में बंद करा उसको, तो उसको देखा नहीं ना, उसको चेक करा रात को, बस सुबह सुबह गेट खोला वो मरा हुआ पाया, बस ऐसा हुआ? डेथ डेथ। वो रात को अगर मिले भी होंगे, खाना वाना भी दिया होगा, तो रात को उसे इस तरीके से रखा था कि जैसे होता है ना बाहर पहरा दे रहे हैं हम, तो कि कोई नहीं आएगा, अमन अंदर सो रहे हैं। और जब सुबह देखा तो भाई डेथ का रीजन भी नहीं मालूम पड़ा क्या था? हार्ट फेल, अच्छा, हार्ट फेल था लड़के का। तो मतलब उसने कोई इंस्टेंटली या तो कुछ ऐसा देखा है जिससे एकदम से हार्ट फेल हो गया हो। तो उसके पापा जो है जाते रात के 12 बजे शमशान में, लेकिन उससे पहले उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि कहीं कोई मेरे को ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया मेरे ऊपर, मैं कोई वहम तो नहीं है मेरा, मुझे कोई आगोरी देख तो नहीं रहा, इल्यूजन तो नहीं आ रहे कि कहीं मैं वहाँ जाऊँ तो आगोरी मेरे को ही पकड़ ले। लेकिन रात के 12 बजे वो शमशान में पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद अच्छी तरीके से शमशान में घूमते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तो सामने एक पीपल का पेड़ होता है, वहाँ से आवाज़ आती है, पापा यहाँ हूँ मैं, यहाँ आ जाओ। तो अमन, वो देखते हैं अमन की आत्मा पीपल के पेड़ पे बैठी हुई है। हाँ, और वो पीपल के पेड़ के पास जाते हैं तो देखते ही एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं, तू क्यों छोड़ के गया, तूने ऐसा क्यों करा। तो वो बोलते हैं ये मेरा वक्त पूरा हो गया था, यमदूत मुझे लेने आए थे, अब मैं आपका कोई नहीं लगता, आज से हमारे रिश्ते ख़त्म है। हाँ, मेरे को आपसे कुछ लेना है, इस ज़िंदगी में जो आपसे लेना था वो बकाया रह गया। तो उसके पापा एकदम से रोते रोते नीचे देखने लगते हैं। अमन की जो आत्मा होती है पूरा लंबा हाथ निकालती है, जितना लंबा हो सकता है, और उसके पापा के पैर में से मांस फाड़ लेती है। हाँ, और ये बोलती है कि इस जन्म में जितना मुझे आपसे लेना था, जितना आपने मुझे देना था, हमारा हिसाब पूरा हो गया। इससे पहले कि मैं आपको जान से मार दूं, अब आप भाग जाओ यहाँ से। अरे उसके मतलब पापा अपने पापा को ही मारना चाह रही थी उसकी भाई, आत्मा। सारी बात यही है ना कि आत्मा रही नहीं वो पापा बेटे की, अब कुछ शरीर छोड़ती वो आत्मा आत्मा रह गई तो बस। वो अपना सीधा अपना अपना मतलब ही देगी। बस उन्होंने बोला जो मुझे लेना था, जो तेरे से इस जन्म में रह गया था, वो मैंने ले लिया। मांस फाड़ने का क्या सिस्टम है? अपना कुछ बकाया रह गया होगा। इसके बाद उसके पापा वापिस आए भागते भागते घर में। उन्होंने पूरे गांव को ये चीज़ फैल गई थी कि उधर उनके साथ ऐसा हुआ है। और मज़े की चीज़ जो थी, आज तक उसके पापा के पैर में वो जख्म है जो भरा नहीं है, बहुत जगह ट्रीटमेंट करा लिया। और ये सबूत है बिल्कुल इस चीज का। बिल्कुल। तो आपको जो स्टोरी भेजी, हाँ, वो किसने, इन्हीं के किसी रिलेटिव ने भेजी? उसी गांव के लड़के ने भेजी है, और ये बोला है कि भाई आप प्लीज़ नाम मत लेना मेरा, हाँ। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी है। ओ, जिसने भेजी, हाँ, मैं रिकॉर्डिंग के बिना काम ही नहीं करता भाई। यार ये तो अलग ही सीन था यार, लेकिन यार कि भाई मांस ही निकाल लिया पैर का सीधा। उसके बाद कभी सपने में कुछ नहीं आया फादर के, और कभी कुछ आगे कुछ नहीं हुआ? अभी मेरी जितनी बात हुई थी ना, देखो मैं सच बताऊं तो क्या होता है ना भाई, जब हमारे पास ऐसी रिकॉर्डिंग आती है ना, तो ऐसी एक तो आती नहीं, बहुत सारी आती है। हम वेरिफिकेशन के लिए ना उतना टच करते हैं जितना लिमिटेड हो। अगर मैं उसे बोलूँगा ना आप एक काम करो, उनके पापा की फ़ोटो मंगवा लो, चलो वो भी एक चीज़ है, लेकिन बहुत गहराई में जाना कि वो उसके पापा से पूछे अब आपके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो एक सेंसिटिव इंसान को छेड़ने वाली बात है, क्योंकि बच्चा गया है। फिर भी उन्होंने इस तरीके से बोला था, मैंने बोला अभी ऐसा कुछ है, तो बोले कि भाई इस बात को 30-40 साल हो गए। उनके दादा परदादा उन्हें ये चीज़ बताते कि गांव में इस इंसान के साथ ये हुआ था, और जब घूमता दिखता ना तो बता देते थे कि ये रहा, देख इसका पैर अभी भी ऐसा का ऐसा ही है। अच्छा, हाँ, तो वो अकेले ही रहते हैं, कोई और नहीं रहता उनके साथ? उनकी वाइफ है और वो है, बस बच्चा जाली है। तो यार ये तो कुछ अलग ही सीन हुआ है अंकल के साथ। अब इसमें कभी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग आती है तो हम कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे बात हो, लेकिन आधे से ज़्यादा बंदे यही बोल देते हैं कि भाई आप ये एक्चुअली स्टोरी जो मेरे पास आती है ना, मैं अपने जितने भी देखने वाले उन्हें बोल देता हूँ, देखो यार कोई लॉजिकल हो ना तो भेजना, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो मन में आया, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस की जो कहानी आती है ना, उनका कोई लॉजिक नहीं होता। नहीं बट ये वाली इसका लग रहा है कि ये तो है, किसी के साथ रियल इंसिडेंट हुआ है। स्लीपिंग पैरालिसिस तो किसी के भी साथ हो जाता है। आधे से ज़्यादा जो स्टोरी आती है उसमें पता क्या आता है, मैं रात को सो रहा था, मुझे ऐसा लगा मेरे ऊपर कोई चढ़ गया, और फिर वो 2 दिन तक मुझे दिखता रहा। फिर मैंने अपने मम्मी पापा से बात करी, फिर मैंने कुछ दवाइयाँ खाई, फिर मुझे ऐसा लगता है ऐसा हुआ था, तो मेरे लिए कोई लॉजिकल था ही। दवाई खाने की चीज़ नहीं है इसमें वैसे। कल हुआ मेरे को स्लीपिंग पैरालिसिस, वही वाला जो होता है, मतलब वही दिखा कुछ नहीं, नॉर्मली वही कि बॉडी सो रही होती है, आंखें खुल जाती हैं, टेक्निकली तो यही होता है, माइंड इज स्लीपिंग बट तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं। तो वही हुआ, तुम हिल नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारे सेंसेस काम नहीं कर रहे होते आंख, लेकिन तुम देखते हो। मैं देख रहा हूँ अपना बेड दिख रहा है, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, हिल क्यों नहीं रहा। अच्छा, बॉडी सो रही है, माइंड उठ गया।
हाँ, मतलब आंखें खुल जाती हैं और माइंड इनएक्टिव रहता है, वो सेंसेस काम नहीं करते ना कि आई हैव टू रिएक्ट, अपना हाथ ऐसे कर ले वैसे कर ले, वो नहीं चलता, नर्वस सिस्टम ये सब शांत रहता है बिल्कुल। भाई अगले उस पे आते हैं, एक इसी से रिलेटेड हो रहा है, स्लीप पैरालिसिस और पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत अच्छी जो मेरे को लगी कि बंदे ने शेयर की। और जो बंदा वीडियो में कंक्लूजन बताता है ना कि भाई आखिरी में हम ऐसे बचे, तो व्यूअर्स को भी पता चल जाए अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है ना तो वो बचे कैसे लास्ट में। तो एक तेलंगाना का इंसिडेंट आया, तो एक लड़का है तेलंगाना से, उसने बोला कि अक्षय भाई मैं अपनी फैमिली में बहुत पूजा पाठ करता था और मेरी फैमिली भी बहुत पूजा पाठ करती है, और मेरे पिताजी के अंदर हमारे जो पूर्वज है ना पितृ वगैरह आ जाते हैं कभी कभी, मम्मी के अंदर भी आते हैं, लेकिन पापा के अंदर ऐसा होता है घर में कोई विपत्ति आ रही है ना तो उनके अंदर पितृ आ जाते थे। तो उसने बताया कि मेरे पापा हमेशा मुझे यही बोलते थे कि कभी भगवान गलती से भी ऐसा ना चाहे कि तू मांस मच्छी खाना शुरू कर दे, मतलब जीव हत्या तेरे हाथ से ना हो, ठीक है, ऐसा कभी ना हो। इसने बोला कि कुछ टाइम पहले जब वो 20 साल का हुआ ना तो उसके पापा ने कुछ घर के लिए लोन लिए थे जो बहुत ज़्यादा थे, और वो जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी ना कि वो लोन उतर जाएंगे, वैसे वो लोन उतर नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए कोई जॉब आई होगी हैदराबाद में, उन्होंने मुझे कुछ बताया था, कोई गांव है वहाँ पे से एक बार के अंदर इसके पास जॉब आई। तो इसके पहले तो फैमिली में काफ़ी डिस्प्यूट हुआ कि तू मत कर ऐसी जगह पे जहाँ अल्कोहल सर्व किया जाता है, चिकन सर्व किया जाता है, लेकिन फिर देखा यार बच्चा बड़ा भी हो रहा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लोन भी उतर जाएंगे, तो उसे भेज दिया हैदराबाद में। हैदराबाद में जाने के बाद इन्होंने बताया कि जो बार था उस बार की तरफ से इन्हें रहने के लिए एक फ्लोर पे फोर्थ फ्लोर था, फोर्थ फ्लोर पे एक अपार्टमेंट दिया था। और भाई उस अपार्टमेंट में जिस दिन ये पहले दिन गया ना, ये बोला भाई मेरे को इतनी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी ना कि मतलब क्योंकि हम पूजा पाठ वाली फैमिली से और ऐसी जगह पे चले जाए तो सेकंड के हिसाब से पता चल जाता है कि कुछ नेगेटिव है। और फिर क्या हुआ, पहली रात ये सो गया, नाइट पहली रात तो शिफ्ट शुरू नहीं हुई थी, इनकी शिफ्ट होती थी 12 घंटे की शिफ्ट होती है इनकी, तो मेरे ख्याल से कुछ 3 बजे शुरू हुई होगी, रात के 12 बजे तक चली होगी, रात के 12 बजे ही ये फ्री होके आते थे बाहर। तो इन्होंने बताया कि जो लड़का था उसने बताया कि मनीष नाम है उसका, मनीष ने बताया कि अक्षय भाई 12 बजे मैं अपने फ्लैट पे आया और जैसे ही मैं सोता ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कुछ ऊट पटांग की हरकतें हो रही हैं। और उसके साथ ना 2-3 लड़के और रहते थे शेयरिंग में जो बार की तरफ से रहते थे, हमेशा वो यही बोलता मेरे साथ ऐसा लगता है जैसे कुछ है आसपास, कुछ है। कैसी हरकतें? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने बोला कि ऐसा लगता था जैसे ना मेरे को कोई खींच रहा है, जैसे आप कॉन्जरिंग मूवी में देखोगे पैर खींच लिया, और ऐसा नहीं कि कपड़े खींच रहा है, पैर खींच रहा है डायरेक्ट। तो उसकी आंख खुलती है तो वो बंदा आगे पीछे देखता कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन हुआ बढ़िया इंसिडेंट उसके साथ, उसका एक दोस्त था अनमोल, उसकी मनीष की जो था ना लड़का, उसकी रात को आंख खुलती है, वो देखता है कि वॉशरूम में अनमोल बैठा हुआ है, कुछ हाथ वाथ धो रहा है। तो उसने देखा रात के 1 बज रहे हैं, अपने देखा अच्छा अनमोल है क्या, सो गया। 3 बजे आंख खुली, देखा अनमोल अब भी वॉशरूम में ही बैठा हुआ है। तो उसने बोला एकदम से उठ के, अनमोल तू इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है? बोला भाई मैं अभी तो आया हूँ, अभी तो उठ के आया हूँ, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तेरे को यूज़ करना है तो कर ले। उस बंदे को बहुत ज़्यादा सदमा लग गया इस चीज़ का कि उसने 1 बजे किसको देखा था। उसने क्या करा, अगले दिन डरते हुए अपने पापा को फ़ोन कर दिया कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मुझे थोड़ा सेफ फील नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो उसके पापा ने बोला तू फ़ोन पे रह, मैं मंदिर में जा रहा हूँ। तो वो पितर वगैरह आते थे, तो उनके पितर आए जब मंदिर में हो गए, और उन्होंने फ़ोन पे बोला कि भाई देख ऐसा है, उधर कुछ है, तू थोड़ा सा बच के रह और थोड़ा मांस मच्छी से दूर रहियो, मतलब तेरे अंदर ऐसी कोई अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। अब क्या हुआ, 1-2 महीने तो सब कुछ ठीक था जब मंत्र वगैरह पढ़ दिए पितरों ने। उसके बाद इसने बोला भाई मैं संगत के साथ थोड़ा सा मांस मच्छी खाना शुरू मैंने कर दिया। उसने स्मोकिंग भी शुरू कर दी, ड्रिंकिंग भी शुरू कर दी और नॉनवेज भी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि बार में यही सर्व हो रहा है, मैक्सिमम यही चीज़ें थी। तो क्या हुआ, अब जिस फ्लैट में रहते थे ना उसमें इनके साथ एक कोई बड़ा भी रहता था जो अच्छी खासी एज का था, वो भी अच्छी खासी फैमिली से था। तो एक दिन इनके साथ क्या हुआ, जब दोबारा ये मांस मच्छी खाना शुरू करा और मनीष के साथ ही दोबारा शुरू हो गया होना सब कुछ, तो इसने क्या करा, अपने बड़े भैया को बताया कि भाई मेरे साथ ना ऐसा ऐसा होता है। तो इन्होंने क्या करा, उसका मजाक उड़ा दिया, जैसे नॉर्मली होता है कि तू पागल है, तूने पी ली होगी, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, मजाक उड़ा दिया उसका। तो इसने, इसके भैया ने पता क्या करा, पी खा तो सबने रखी थी, बोला एक काम करते हैं, ये निकाला लूडो का गेम जो एप्लीकेशन वाला होता है ना, बोला अगर यहाँ पे कुछ है ना तो जब तक मैं बोलूँगा इसमें सिर्फ 6 आएगा। उस बंदे की रिकॉर्डिंग है, बोला भैया कम से कम 40 बार 6 आया था।
अच्छा जैसे जैसे वो बोल रहा है ना कि 6 ला के दिखाओ, 6 ला के दिखाओ, 6 मतलब फोन में ही घुस गया फोन भूत में, एक तरीके फोन से। की एप्लीकेशन में 6 दबाओ, 6 कम से कम 40 से 80 बार 6 आया था। और जब ये लोग हो गए ना कि फ़ोन में दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, 1 सेकंड में लाइट का कट ऑफ, और सारे के सारे हैरान। अब इन्हें सिर्फ ये लग रहा कि भाई कैसे ना कैसे सो जाओ, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में लाइट आई ना, तो जो मनीष का एक लड़का वहाँ पहले से रह रहा था, उसने पता है उसे क्या बोला, बोला यार मनीष, मैंने तेरे को आज तक बताया नहीं, हमसे पहले एक ना यहाँ पे फीमेल रहती थी, और जब वो मरी थी ना, तो वो उसकी डेड बॉडी ना काफ़ी टाइम तक, मतलब पूरे दिन के लिए वहीं रखी थी जहाँ तू सोता है, जहाँ वो उसका बिस्तर लगा हुआ था ना, उस लड़की की डेड बॉडी वहीं रखी हुई थी पूरे दिन के हिसाब से। फाड़ दी साले की। ऐसी बात बता दी उसे। उन्होंने क्या करा, लेकिन लड़के हरामी है, लोन उतारना ना, तो बोले भाई छोड़ तो सकते नहीं, एक काम करेंगे, अब हम यहाँ पे ड्रिंक वगैरह नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इनका जो फ्लोर था उसके थोड़ी सी दूर पे एक लेक है वहाँ पे, और एक कब्रिस्तान है। तो वहाँ का व्यू बहुत अल्टीमेट था, क्योंकि हम रात को लेक के पास जाएं, 12 बजे इनकी छुट्टी होती थी बाहर से, इन्होंने अपनी बोतल उठाई और अपने लेक के पास पहुँच गए, और वहाँ पे इन्होंने पीनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ एक रीज़न और दे दिया कि अक्षय भाई हम फ्लोर पे इसलिए भी नहीं पीते थे क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पी जाते थे, हमारी ड्रिंक जो बड़े वाले थे भैया। तो इन्होंने क्या करा, लेक के पास जाके पीना खाना शुरू कर दिया। अब कभी सिगरेट ख़त्म हो जाती थी ना, तो जो मनीष का दोस्त था जो उसके साथ ड्रिंक करता था, वो लेके आता था बाइक पे, और वो 5 किलोमीटर दूर मिलती थी। तो वहाँ पर ये डेली बैठने लग गए, इनका अड्डा बन गया अब, कि अपने लेके अपने 12 बजे के बाद वहीं लेक पे जाके पियेंगे आराम से, किसी से शेयर वेयर करनी नहीं है, ठीक है भाई। एक दिन क्या हुआ, इनके थोड़ा सा दूर एक गर्ल्स पीजी भी था जिसमें बहुत कम लड़कियां थी, बहुत ही कम। तो ये बैठा हुआ था आराम से, और इसे बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। इसने अपने दोस्त को बोला तू सिगरेट लेके आ जा, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। रात के 1:30-2 बजे की बात होगी। इसके सामने एक 5 फुट 6 इंच या 4 इंच की एक लड़की चलती हुई आती है खुले बालों में। उसने बताया भाई बहुत सही थी दिखने में, मैं दीदी बोल रहा था क्योंकि मैं 20 साल का था, मेरे को लग रहा था 28-30 साल की होंगी। तो वो लड़की चल के आती है और ये इस लड़के को ना घूरने लग जाती है 2 मिनट के लिए। तो ये बोलता है क्या हुआ दीदी, सब ठीक है? तो लड़की इन्हें बोलती है अब एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम अकेले यहाँ बैठे हुए हो? तो बोलता है कि मैं आज से थोड़ी ना बैठा हुआ, मैं तो काफ़ी टाइम से, मतलब हम बार में काम करते हैं तो आके यहाँ पे सिगरेट विगरेट पी लेते हैं। तो इनकी कन्वर्जेशन कम से कम 2-3 मिनट चलती है, जब वो बार बार बोलती है अच्छा सैलरी कितनी है तुम्हारी, अच्छा एजुकेशन में क्या करा हुआ है, अच्छा क्वालिफिकेशन क्या है। फिर बीच बीच में जो एक रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा था ना, वो पता क्या था, कि तुम्हारा दोस्त नहीं आया अब तक, तुम्हारा दोस्त कहाँ रह गया? तुम बता रहे थे तुम्हारे साथ कोई दोस्त भी है तुम्हारा, जो सिगरेट लेने गया। हाँ जो सिगरेट लेने गए। तो बार बार उसका तुम्हारा दोस्त नहीं आया अब तक। तो लड़की से उसने पूछा दीदी आप कौन हो? तो लड़की ने एकदम से बोला कि मैं वहाँ पर, उसने उनका भी नाम नहीं बताया कि वहाँ पे उनकी बहुत चलती है तो उनकी लड़की हूँ। तो वो बोला हाँ हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, वो तो हमारे बार में आते हैं ड्रिंक करने के लिए। तो वहाँ पे बात खत्म हुई। तो लड़की बोली एकदम से अचानक से इंस्टेंटली कि वैसे एक बात बताऊँ, तुम ना बहुत लकी हो। तो मनीष बोला मतलब? बोले कि तुम्हारे पितर ना तुम्हारी बहुत रक्षा करते हैं, तुम्हें इन पैरानॉर्मल मतलब इन सब चीज़ों से ना, भूत के सायों से तुम्हारे जो पितर बचा के रखते हैं। ये नशे में था, ये सब वो से नहीं। हाँ हाँ सही कह रहे हो आप सही कह रहे हो। तो बोलते चलो ठीक है मैं चलती हूँ। वैसे मैं एक बात बताऊँ, उनके फ्लोर की तरफ इशारा करके बोलती है कि मैंने तुम्हें ना बहुत बार वहाँ खड़े भी देखा है। तो बोलते हैं आपने मुझे कब देखा? बोलते तुम वहाँ पे स्मोक करते हो, तुम छत पे भी घूमते हो। बोली कि तुम्हारे ना जो फ्लोर है उस पर एक पता है ईवल स्पिरिट भी है। अच्छा। हाँ जो तुम्हें हार्म करना चाहते हैं लेकिन तुम्हें तुम्हारे पितर बचा लेते हैं। तो ये सब सुन रहा होता है आराम से। तो जो लड़की होती है वो बोलती है चलो अब मैं चलती हूँ, तुम अपना करो लेकिन यहाँ पे मत आया करो, मैं तुम्हें एक एडवाइस के तौर पे बोल रही हूँ। भाई ये बोल के वो लड़की चली जाती है। 5 मिनट बाद दोस्त आ जाते हैं। तो ये बताने की हालत में भी क्या ही होता है, अरे यार एक लड़की थी वो आई थी, वो बोला अबे भाई यहाँ गर्ल्स पीजी है सब आते रहते, चल चल, बैठा के उसे ले गया। तो अगले दिन क्या हुआ, इसका जो दोस्त था ना, रात को शिफ्ट ओवर हुई तो बोला भाई सुनना एक ना रील बनानी है इंस्टाग्राम की, आज ना कब्रिस्तान में एक बार चल के आते हैं, मेरे को एक रील बनानी है बढ़िया सी। तो बोला भाई रात का टाइम है, दुनिया भर की लाइट ले जानी पड़ेगी। तो कब्रिस्तान में लाइट थी, अच्छी खासी लाइट थी। उसने बोला भाई बहुत दिन हो गए इंस्टाग्राम की रील नहीं बनाई, चल इंस्टाग्राम की रील बनाएंगे। ये दोनों वहाँ जाते हैं। तो जो मनीष था
वो फ़ोन से अपने दोस्त की रील बना रहा था, अब भाई रीटेक पे रीटेक, रीटेक पे रीटेक, तो अलग अलग लोकेशन पिक कर रहे हैं। तो एकदम से उसकी नज़र पड़ती है एक वहाँ पे जो ग्रेव थी ना, उस पे उसी लड़की की फ़ोटो लगी हुई थी जो इससे उस रात बात कर रही थी, और वहाँ उसका नाम था आनंदिता। इसने जब देखा ना वहाँ पे, तो ये देख के 2 मिनट के लिए वहाँ अचंबक रह गया कि मैं मतलब उस लड़की से बात कर रहा था जो है ही नहीं। इसने एक समझदारी की काम क्या किया, हाथ जोड़ ली कि दीदी अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो, मैंने अगर आपको कुछ बोल दिया हो, मैंने पी रखी थी, मुझे माफ़ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी और प्लीज़ मेरे को बख्श देना अगर मेरे से कोई गलती हुई हो। फिर जब ये अगले दिन बार में गया तो वो आदमी आया जिसको ये बेटी बता रही थी ना, तो उनसे बोला और सर आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो वो बताता है कि मेरी वाइफ है और मेरा एक बेटा है, बेटी जो है वो 6 साल पहले मर चुकी है। 6 साल हो गए? 6 साल मर चुकी है पहले। बोले कैसे मरी थी, तो बोले कि ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी हाफ बॉडी जो थी वो ट्रक के नीचे कुचली गई थी, रगड़ के साइड हो गई थी बॉडी, हाफ में से हाफ निकल गई थी। तो हमने जो ग्रेव यार्ड है वहाँ पे उसे दफना दिया था। अब मैंने बोला उसके बाद मनीष तेरे साथ कुछ हुआ, नॉर्मली जो कन्वर्सेशन चल रही थी। बोला भैया मेरे को वो जॉब छोड़े ना 7 महीने हो गए हैं, लेकिन आज मेरा जो बैग है ना, कैरी बैग, सिर्फ दवाइयों से भरा है। बोला मैं इतना कमज़ोर हूँ ना, मैं 2 पुशअप ही मार लूँगा, मैं हाफ जाऊँगा। बोला मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली ना, मुझसे इतनी गलतियाँ हो गई कि पूर्वज जो मना करते थे, मैंने सब कुछ ऐसा करा ना कि आज मैं किसी लायक नहीं हूँ। बोला मैं कहीं जॉब नहीं कर सकता, मैं थक जाता हूँ, ज़्यादा काम करता हूँ, थक जाता हूँ। मतलब उसकी बॉडी को ना पूरी तरीके से तोड़ दिया इन चीज़ों ने, बस वो जी रहा है। भाई जिन पे पितर का साया होता है वो प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो भाई वो बहुत मानने वाली चीज़ होती है। मतलब हर किसी को तो पता नहीं होता, घर वालों को अगर मालूम पड़े कि हमारे साथ वो है, उनका साया हमारे पास है, तो उनका कहा हुआ सुनना होता है। अगर वो सुनता, इस राह पे चलता, तो फिर ये गलत चीज़ें ना होती। उसने नॉनवेज स्टार्ट कर दिया, ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी। बहुत पावरफुल होते हैं भाई, वो करते हैं भाई, तो संभाल के रखते हैं वो ऐसी चीज़ों से। देखो आपने ना सुना होगा कि पितृ देवता तब आते हैं जब फैमिली के ऊपर कोई परेशानी आने वाली होती है और उसको बार बार संकेत मिल रहे हैं, बार बार संकेत मिल रहा है, वो बंदा फिर भी नहीं समझ पा रहा है। तो आपने ये भी सुना होगा कि भाई पितरों को गुस्सा मत करना गलती से भी। बोलते कि अगर भगवान के रूप में अगर है अवेलेबल तो माँ बाप है, और उनसे ऊपर पितर है जो आपके पितृलोक में बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। और मेरे हिसाब से मनीष से भाई वही गलती हुई है जो आप बता रहे हो। उनको भाई नाराज कर दिया तो फिर ये कि तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा, ये तो पक्का है। लॉसेस ही लॉसेस, लॉसेस ही लॉसेस, हाथ हट गया ना। खुश नहीं रहोगे, घर में लड़ाइयाँ होंगी, तो पितरों को कभी करना नहीं चाहिए उदास। इसलिए कहते हैं कि उन्हें उनकी पूजा करते रहो, पिंडदान करो, जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो सब करो। आप देख लो भाई अब ये कैसी जनरेशन आ रही है, श्राद्ध को कौन पूछता है आज के टाइम पे। जो श्राद्ध आते हैं पितरों के लिए तो होते हैं कि बोलते हैं कि पितर आपके घर में आ जाते हैं, पूरे घर में होते हैं श्राद्धों में, बंदे फिर भी जो चल रहा है कर रहे हैं अपने आराम से। सही बात है। अक्षय भाई इससे पहले आप अगली कहानी शुरू करें, मैं ऑडियंस से कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ इनको। जो हमने ये कपड़े पहने हुए हैं, ये हमारी खुद की वेबसाइट से आप लोग ले सकते हो, realhitstore.com। हमने लास्ट टाइम अक्षय भाई को भी गिफ्ट करी थी, पर वो पहन के नहीं आए आज मर्च किसी रीजन से। किसी रीजन से ऐसा मत बोलो बट भाई। उनकी रील्स में आपको हमारी मर्च दिख जाएगी दोस्तों। realhitstore.com हमारी वेबसाइट है जहाँ पे बहुत ही कूल और क्वर्की डिज़ाइंस है, हॉरर पॉडकास्ट से रिलेटेड, मतलब हॉरर थीम से रिलेटेड। ये है टी शर्ट में भूत से डर नहीं लगता, इंसान से लगता है। दीपक ने हुडी पहनी हुई है इसी डायलॉग की, सिनर है। और हमारे पास स्पिरिचुअल, पापा कंचा, ऐसे बहुत फनी कोट्स भी हैं, कुछ मज़ेदार हॉरर थीम वो हुडीज भी हैं। और रात तेरी भी है, कॉमेडी उसमें। और भाई एक और चीज़ मैं बता दूं, ये यूनिसेक्स है, मतलब मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। और भाई अब तो नया साल भी आ रहा है, फटाफट से गिफ्ट करो अपने दोस्त यारों को कपड़े ऑर्डर करके, है ना। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर कूपन कोड दिखेगा आपको, वो यूज़ करके डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। बहुत सारे लोग बिना डिस्काउंट के ले रहे हैं, अच्छी बात है हमारे लिए, पर डिस्काउंट हम आपके लिए दे रहे हैं तो ले लो यार, उसे डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड है, जाओ। चलो जी आगे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। भाई ये बात तो गलत है, मैंने अपने 6 दोस्तों को बिना डिस्काउंट के दिला दी टी शर्ट। अच्छा, अब आपने बोल आपके लिए तो गलत है, हमारे लिए तो अच्छा है। भाई दोबारा दिलवा दो उनसे, इस बार डिस्काउंट के साथ। कहता हूँ पॉडकास्ट में बोल दिया बात, अब तो सारे पीछे पड़ेंगे ही। तो बस ठीक है, अब 6 सेल और हो जाएंगी हमारी। हाँ हो जाएंगे बिल्कुल डिस्काउंट के साथ। हाँ तो अक्षय भाई अब आते हैं अगले किस्से पे, और मैं कह रहा हूँ आपके पिटारा जो सबसे डरावना किस्सा है ना, अब वो लेकर आओ। ठीक है, अभी फिर एक रीसेंट स्टोरी आई जिनका नाम अंकिता है। उन्होंने बताया कम से कम
आधे पौने घंटे की रिकॉर्डिंग थी। पहले मैंने सुनी, फिर बात करी कि मैं लड़की में कितनी हिम्मत है। उन्होंने बताया कि बेसिकली वो बिहार से है और रह रहा उनका परिवार जम्मू के अंदर है। तो उन्होंने बताया कि पूरी परवरिश उनकी जम्मू में हुई है। उनकी फैमिली में उनके पापा है, भाई है, वो हैं और मम्मी है। तो काफ़ी टाइम तक बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही चल रहा था। तो वो जो थे, उनकी अंकिता जो थी, उसकी सगाई पक्की हो गई। और इसी चक्कर में जो है उसके पापा को अंकिता, मतलब अंकिता के जो पापा थे, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा जम्मू में काम वगैरह है, एक काम करो तुम और मम्मी आप लोग पहुँचो बिहार, हम सगाई से 2 दिन पहले आ जाएंगे वहाँ पे। रिलेटिव थे बिहार में, उनकी कोई कज़न थी, फिर उनके हस्बैंड भी थे, जीजा वगैरह। तो अंकिता वहाँ पे पहुँच गई बिहार। और क्या हुआ, पहली ही रात थी जब वो वहाँ पे पहुँचे थे तो उनके जीजू वगैरह भी आ गए। अब भाई उनका प्लान बनता है, जीजू की फरमाइश आती है कि हमें तो अंकिता के हाथ का चिकन खाना है। अब शादी हो जाएगी तो इसके बाद पता नहीं कब खाना होगा, और बिहार में नॉनवेज को काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना नॉनवेज वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो जब अंकिता नॉनवेज प्रिपेयर कर रही थी ना, तो उसकी मम्मी को एकदम से कॉल आता है उसके पापा का जम्मू से। वो क्या करती है, बात करती करती अपने पीछे वाले गेट से, उनके पीछे एक बगीचा था, वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था, वहाँ पे बात करते करते निकल जाती है। तो ये खाना वाना कर लेती है सब कुछ। और जब ये उनके जीजू वगैरह के सामने खाना सर्व करती है, इतने में उसकी जो मम्मी है वो फ़ोन पे बात करती करती अंदर भी आ जाती है। तो खाना खाने के बाद नॉर्मली कन्वर्जेशन चल रही थी, तो खाना वाना उनका जीजू वगैरह का डन हो जाता है। टाइम हो रहे थे रात के 10:30 पौने 11 हो रहे थे। तो सारे बर्तन वर्तन रखते हैं वो, चलो भाई धोने की बारी आ गई। और जीजू वगैरह बोलते हैं कि चलो अब हम जाते हैं। तो जीजू को उन्होंने ऊपर वाले रूम में स्टे करवा रखा था उस दिन की, कहाँ जाओगे, आज यहीं रुक जाओ। अब क्या हुआ, इतने में सारे बर्तन धो दिए। तो अंकिता अपनी मम्मी को बोलती है कि चलो मम्मी खाना खाते हैं। तो अंकिता की मम्मी बोलती है कि बेटा ऐसा है, मेरे को तो भूख लग नहीं रही, तू खा ले। और काफ़ी परेशान, जैसे जम्मू में कुछ बहुत तगड़ा हुआ है जो उसे बताया है। तो अंकिता ने रिकॉर्डिंग में बोला मुझे कि अक्षय सर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मम्मी ने कुछ खाया ही नहीं था सुबह से। और जो एजिड फीमेल होती है ना, उनको भूख लगती है। रात के 11 बज गए थे, बोलते बोलते कि मम्मी खा लो, मम्मी खा लो। वो बार बार इग्नोर कर रही है, नहीं मुझे अभी नहीं खाना, मुझे अभी नहीं खाना, ठीक है। तो अंकिता ने क्या करा, खाना खा लिया अपनी मम्मी के बिना। और थोड़ी देर में उनके फियोंसे का फ़ोन आ गया। तो वो अपने फ़ोन पे बात ही कर रही थी। तो ये अपनी मम्मी की तरफ देखती है, तो इसकी मम्मी क्या कर रही थी, अपने एक हाथ पे, दूसरे हाथ से अपने हाथ पे यूं नाखून मार रही थी ऐसे। तो इसको थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसी क्या बेचैनी हो रही है। तो ये अपनी मम्मी को बोली कि मम्मी क्या हो गया, आप मुझे बताओगे। तो बोली कुछ नहीं हुआ ना, तू एक काम कर, सो जा, अभी मेरे को परेशान मत कर। और धीरे धीरे उनका रवैया जो है वो चेंज होता जा रहा है, धीरे धीरे अचानक से ऐसा हो रहा है। तो जब उन्होंने देखा ना 11:30 बज गए, पौने 12 हो रहे हैं, अभी तक खाना नहीं खाया, तो उसने बोला कि मम्मी अब ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज़ आप देखो मेरे बोलने पे ना खाना खा लो। इसकी मम्मी ने क्या कहा, एकदम से बोली कि रुक जाए 1 मिनट, पहले मैं हाथ धोया हूँ। और सीधा चलने लगी वॉशरूम की तरफ और भागकर गेट के बाहर भाग गई। अंकिता वहां पर बैठ के देखती रहेगी ये क्या हुआ एकदम से। तो अंकिता ने क्या बताया कि थोड़ा बाहर ना बारिश सा मौसम हुआ था और बारिश भी हुई थी, टिमटिमाती कुछ बूंदे गिरी होंगी। अंकिता बोली अक्षय सर मैं भागी बाहर, और जैसे गेट के बाहर भागी ना 2 बार तो मैं स्लिप हुई हूँ, गिरी वो। उसने जाके उठ के देखा तो उसकी मम्मी जो बगीचे में गड्ढा था ना, वहां पर पैर लटका के बैठी हुई है और ऐसे ऐसे हिल रही है। तो ये पीछे से आई, एकदम से अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मम्मी क्या हुआ आपको। इसकी मम्मी ने एक बार तो कंधा झटकाया, जैसे हाथ हटाते ना। फिर इसने एकदम से पकड़ा, मम्मी क्या हुआ बताओ ना, पापा ने कुछ बोला है, कुछ बात हुई है। तो इसकी मम्मी ने जब इसकी तरफ मुड़ के देखा, मुंह पूरा सफ़ेद, आंखें दोनों काली। और ये अंकिता को एक ही बात बोल रही है, निकल जाए यहाँ से, इससे पहले मैं तेरे को जान से मार दूँ। टोन हो गए चेंज, पूरी टोन चेंज। ये बोल रही है लड़की कि सर मैं ना उस टाइम पे जमी की जमी रह गई थी, और इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी ना वहाँ पे। जो इसके जीजू और वो थी ना कज़न, वो बाहर आके देख रहे थे कि हो क्या रहा, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे आके इसकी मम्मी को अंदर ले आए। ये बार बार मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ। ये बोली कि मेरे को समझ में आ गया था, तब तक कुछ ऊंच नीच हुई है यहाँ पे। इसने अपनी मम्मी को खूब उठाने की कोशिश करी, इसकी मम्मी 2 हाथ मारे, जाके पीछे पड़े। तो इसने क्या करा, अंकिता ने एकदम से नज़र मारी इधर उधर, तो देखा बहुत दूर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। इसने बोला कि अक्षय सर मेरे तो दिमाग में बस एक ही बात है, दुर्गा माता, हनुमान जी प्लीज़ मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मैं अपनी मम्मी को ऐसी हालत में देख नहीं सकती। और इसने क्या करा, अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा,
कीचड़ में रगड़ती 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 अपने घर में लेके आ गई अपनी मम्मी को, और अंदर ले जाके एकदम से कमरे में बैठाया कि आप पागल वागल हो गए, क्या कर क्या रहे हो, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ ना। और इसने क्या करा, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तो इसकी मम्मी अंदर जाके बैठ गई और फिर एकदम से आँख खोली तो वो नॉर्मल थी, वो मुंह सफ़ेद, काली आंखें ठीक हो गई। तो उसकी मम्मी ने बोला कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। और आवाज़ अलग ही निकल रही थी मुंह से, तो कुछ था। कैसी आवाज? जैसे होता है ना कि फीमेल के मुंह से अजीब सी एक आवाज़ निकल रही, मर्दाना आवाज़, कि मुझे मत हाथ लगाओ, मुझे मत हाथ लगाओ, इस तरीके से, मुझे बात नहीं करनी, इस तरीके से हो रहा था। तो क्या हुआ, 12:30 बज गए, ये अपनी मम्मी को देख रही है, इसकी मम्मी क्या कर रही है, फिर वही एक्टिविटी शुरू, हाथ नोचने वाला, हाथ नोचने वाला। तो इसने बोला मम्मी मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, कल सुबह तक का टाइम दे दो मेरे को, कल सुबह पापा आ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, आप सो जाओ। इसकी मम्मी ने इसकी तरफ देखा, एक बार मुस्कुराई, एक स्माइल दी, मुंह इधर करा और एकदम से लेट गई। कहीं अपना एक तरीके से मान लो कि दर्द शेयर करते हैं जो उनकी फैमिली में बीत रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ जो अभी रिसेंटली मेरे पास आया, लेकिन ये रियल इंसिडेंट पूरा 2018 का है। बिहार में ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। 2018 में लाइव एप्लीकेशंस बहुत सारी चलती थी जहाँ पे लोग आपस में कनेक्ट हो जाते थे ऑनलाइन। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस थी। तो एक जो मेरी बताने वाली टेलर है, उन्होंने बताया कि वो और उनकी कज़न एक रात ऐसी उन्होंने कहीं से सुना होगा कि लाइव एप्लीकेशन है, हम भी चल के देखते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग आते हैं और फिर वहाँ पे बातचीत भी हो जाती है। इन्होंने क्या करा कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की और ये और उनकी कज़न उसको कनेक्ट कर लेती है लाइव एप्लीकेशन को। तो जो बताने वाली है वहाँ पर उन्हें एक लड़का दिखता है और वो लड़का उन्हें काफ़ी स्वीट, क्यूट, अच्छा दिखता है। तो ये क्या करती है, बैक टू बैक उस एप्लीकेशन से और उस लड़के को देखना शुरू कर देती है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो शायद इन्हें कहीं ना कहीं उस लड़के पे क्रश आ गया था कि लड़का दिखने में अच्छा है, सुंदर है, कंटेंट भी अच्छा दे रहे हैं। तो इन्होंने एक दिन क्या करा, उसे मैसेज कर दिया कि आप जो कंटेंट बनाते हो काफ़ी अच्छा है। और हुआ क्या, उस लड़के की तरफ से भी इन जो मेरी टेलर है उनको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स मिल गया कि हाँ थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, वो हो। अब इन्होंने क्या करा, नंबर एक्सचेंज नहीं करा। ये एक अच्छी बात थी कि इन्होंने नंबर एक्सचेंज नहीं करा और इनकी बातें आपस में होना स्टार्ट हो गई। तो लड़के ने बिल्कुल कुछ ऐसा छुपाया नहीं, उसने साफ बता दिया कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है बिहार में और मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ और 1.5-2 महीने पहले ही रिलेशन स्टार्ट हुआ था। तो उसने कहा अच्छा आप मेरे को फ़ोटो दिखा सकते हो उस लड़की की। तो जब फ़ोटो दिखाई गई तो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी, मतलब बवाल की सुंदर। जैसा उन्होंने मुझे बताया कि लड़का दिखने में इतना खास नहीं था लेकिन लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ठीक है, अब इनकी आपस में बातचीत होनी स्टार्ट होगी और इन्होंने उस एप्लीकेशन में ग्रुप बना लिया, तीनों ने, लड़के ने भी जो मेरे को बता रही है और जो लड़की है जिसकी फ़ोटो शेयर की थी, तीनों ने। इनकी डेली बेसिस पे बात होने लगी। मतलब लड़के की गर्लफ्रेंड? हाँ, तीनों कनेक्ट हो गए। अच्छा। अब हुआ क्या, रात के 11 बजे ये लोग अपना पढ़ के सब कुछ ऑनलाइन आ जाते थे। वो लड़का लाइव जाता था, ये दोनों भी आ जाते थे। फिर जब लाइव ख़त्म होती थी तब ये तीनों बात किया करते थे। जो टेलर है उन्होंने बताया कि जो लड़की थी उसकी गर्लफ्रेंड, वो कहीं ना कहीं चिढ़ती थी इस लड़की से, जो टेलर है, कि भाई मेरे बंदे को क्यों अप्रोच किया या नहीं करना ऑब्वियस सी चाहिए। बात है, वो चिढ़ेगी। जेलसी फैक्टर था उसमें। तो जो टेलर है उसको हम एक नाम दे देते हैं, समृद्धि। समृद्धि ने बताया कि कहीं ना कहीं वो जो लड़का था वो उसकी सुनता भी था, तो बातें कम होती थी, कभी ज़्यादा होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़के को समृद्धि के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि यार ये भी कहीं ना कहीं मेरे से बात करती है, दोस्त बन गई है, अच्छी बातचीत हो रही है। तो एक दिन क्या होता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। एक नया ऐसा अपडेट आता है कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है और मैं बहुत सीरियस सिचुएशन में हूँ, मेरी फैमिली मेम्बर्स ने अभी चेक करवाया है। कुछ ही टाइम बाद वो जो लड़की है जिसको ब्रेस्ट कैंसर था उसकी डेथ हो जाती है। ये लड़का लाइव एप्लीकेशन पे आता है और रोते रोते खुद अनाउंस करता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी किट्टू, उसकी ऐसे ऐसे जो है डेथ हो गई है। और जो लड़की थी समृद्धि, वो भी इसको सुन के बहुत ज़्यादा रोती है कि यार अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पसंद तो करती थी, तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है कि चलो अब वो नहीं तो मैं सहारा बन सकती हूँ, कुछ ऐसा है। वक्त बीता, चीज़ें चलती रही। एक दिन क्या हुआ, ये जो लड़का था ये समृद्धि को फ़ोन करके बोलता है कि वो लड़की मरी नहीं है, वो जिंदा है। तो ये एकदम से हैरान हो जाती है समृद्धि की, क्या बात कर रहे हो तुम, 2 दिन पहले तो बोल रहे थे कि वो मर गई है, उसे ब्रेस्ट कैंसर था, आज तुम बोल रहे हो जिंदा है। तो ये उसका प्रूफ देने लगता है कि मेरी उससे बात हुई है, उसने मुझे सब कुछ बताया है।
धीरे धीरे ये लड़की समझ जाती है कि जो समृद्धि है कि ये लड़का थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, इसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हुई तो कहीं ये डिप्रेशन में चल रहा है, कुछ ना कुछ इसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है। अब लड़का क्या करता है, धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करता है और ये 13-15 दिन के लिए बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, लाइव एप्लीकेशन से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इधर से समृद्धि कोशिश करती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि नंबर शेयर नहीं करा था, तो ये लाइव एप्लीकेशन के थ्रू ही कनेक्टेड थे। 15 दिन बाद अचानक से ये लड़का लाइव आता है और बहुत खुश होता है कि मेरा सब कुछ सही है और मेरी गर्लफ्रेंड है, सब कुछ सही चल रहा है। तो ये लड़का एक्चुअली में इस तरीके का था जो अपनी लाइफ के बारे में ही बताता था, मोटिवेशन देता था, एक्सप्लोर करते थे, ये सारे रिलेशन वगैरह इसी तरीके से था। ये लड़की फिर कांटेक्ट करती है और इसे थोड़ा सा डर लग रहा होता है कि कहीं ये किसी आत्मा के चक्कर में तो नहीं पड़ गया, कि वो लड़की मर चुकी है फिर भी आत्मा वात्मा कुछ बात कर रही है। तो ये लड़की बोलती है कि देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू कुछ गलत समझ रहा है, वो लड़की नहीं है। तो ये बोलता है कि तेरे को सबूत चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ तेरे को। और सबसे जो मज़े की बात है कि ये लड़का कभी भी ना उस लड़की से वीडियो कॉल पे बात नहीं की थी, इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से, सिर्फ लाइव पे कॉल पे बात होती थी और नंबर भी एक्सचेंज नहीं, नंबर एक्सचेंज नहीं थे। फिर इन्होंने क्या करा, कुल जो लड़की थी वो अपने आप को बताती थी कि मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। मतलब किट्टू और उसका बॉयफ्रेंड भी ऐप पे ही बात करते, हाँ, ऐप पे ही बात करते थे, ऐप पे ही गर्लफ्रेंड ऐप बॉयफ्रेंड, पे ही गर्लफ्रेंड। कभी मिले नहीं थे। आज इंस्टाग्राम पे ही देख लो जो चल रहा है, ठीक है। और क्या हुआ, उस लड़की, वो जो लड़की थी वो किट्टू बहुत अच्छा गाना गाती थी, उसने अपने कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसे शेयर कर रखी थी और अपने बॉयफ्रेंड को बोला था मेरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद डिलीट कर देना, किसी को आगे मत भेजना। लेकिन वो होता है ना बॉयफ्रेंड इमोशन है कि भाई मेरे लिए तो भेजिए तो मैं तो रखूँगा। तो जो समृद्धि थी उसने बोला कि मेरे को भी रिकॉर्डिंग दे। कहीं ना कहीं समृद्धि को ऐसा लग रहा था कि गर्लफ्रेंड मरने के बाद कोई और तो गर्लफ्रेंड बन के बात नहीं कर रही, या कुछ ऐसा तो नहीं है। तो रिकॉर्डिंग से पता चल सकता है कि कहीं आपस में कोई ना कोई ऊंच नीच हो। इसने क्या करा, लड़के ने समृद्धि को सारी रिकॉर्डिंग भेज दी। अब ये रिकॉर्डिंग में मेरे को बता रही है समृद्धि कि अक्षय भाई मैंने रिकॉर्डिंग सुनी और मेरे को 19-20 का भी फ़र्क नहीं दिखा। मतलब कहीं ना कहीं वो जो लड़की है वो एग्जिस्ट तो करती है भाई, और दिखने में बहुत सुंदर है। तो इसको थोड़ा सा बुरा लगा कि फिर दोबारा मेरे साथ वही हो गया कि मैं साइड हो गई। फिर भी इसने क्या करा, वो जो लड़की थी ना किट्टू, वो इस लड़के से पैसे लेती थी, ठीक है। एक टाइम पे आके शायद इन्होंने नंबर चेंज कर लिया, पेटीएम वेटीएम से पैसे वैसे जाते थे आते थे, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये। क्योंकि वो जो लड़की थी किट्टू, वो किसी माता की पूजा वूजा करती थी, जिसकी वजह से उससे पैसे लेती थी। तो इसने क्या करा, जो लड़का था वो किट्टू से वीडियो मंगवाता था कि अगर आपने मुझसे पैसे लिए, आप पूजा वूजा करवा रहे हो तो मुझे वीडियो तो भेज दो। तो वीडियो जो बनाई जाती थी वो इस तरीके से बनाई जाती थी कि किट्टू आगे खड़ी होके पूजा कर रही है हाथ जोड़ के, और पीछे से कोई वीडियो बना रहा है, ठीक है। ऐसा उसने 3-4 बार करा था जहाँ पर पूजा वूजा हुई थी और पैसे लिए थे। तो इसने, समृद्धि ने दिमाग लगाया कि यार देख, हम ना अभी तक देख नहीं पा रहे उस लड़की को। उसने बोला तू एक काम कर, वीडियो और भेज मेरे को। तो इसने क्या करा, लड़के ने 2 वीडियो भेजी, एक जिसमें वो लड़की 5 फुट 6 इंच की दिख रही है और एक वीडियो जिसमें 5 फुट 3 इंच की दिख रही है। फिर दोबारा समृद्धि को शक हुआ कि नहीं भाई, एक में लंबी दिख रही है, एक में छोटी दिख रही है, फिगर में भी डिफरेंस है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई मैरिड टाइप है, कोई अनमैरिड टाइप है। बस ऐसे जैसे होता है ना, आपने देखा है महादेव के आगे हाथ जोड़ा तो पीछे से बस महादेव दिख रहे हैं, ऐसे उसी तरीके से वो वीडियो थी। इसने उस लड़के को समझाने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे मेरे को गड़बड़ लग रही है, तू देख ले। इस लड़के ने बोला कि देखते हैं, मुझे ऐसा शक नहीं हो रहा, ऐसा है वैसा है। और ये पूरा बिहार में इंसिडेंट चल रहा था भाई। ये लड़की अपनी छत पे गई इसने सोचा कि अगर वो लड़की मर गई है तो अगर मैं उसके नाम से उसे बुलाऊंगी, अगर वो मरी होगी और वो एग्जिस्ट करती होगी तो कहीं ना कहीं मुझसे मिलने तो आएगी। ये अपनी छत पे गई और इसने एकदम से आंख बंद करके, किट्टू किट्टू तू जहाँ भी है आ जा, मैं तेरे से मिलना चाहती हूँ। और इसे बस इतना याद है, इसके एक चाटा पड़ा और ये बेहोश हो गई वहाँ पे। ये कैसे पॉसिबल है भाई? अभी आगे बताता हूँ भाई। इसका जो सस्पेंस था ना, लिटरली बहुत खतरनाक है भाई। 1 सेकंड में कट कर रहा हूँ आपको। मैं तुझे कब से देख रहा हूँ, फोन में लगा हुआ है, क्या कर रहा है भाई तू? ये लड़की का चक्कर है बाबू भैया। अरे नहीं यार, लड़की का चक्कर नहीं है, मैं बस अपनी नई गाड़ी प्लान कर रहा था तो बस वही देख रहा था यार। लेकिन तू तो कह रहा था उसके लिए 6-7 महीने की प्लानिंग चाहिए, थोड़ा सेव करूंगा फिर जाकर नई गाड़ी खरीदूंगा। भाई मैंने बोला था, लेकिन तब मुझे पॉकेट ब्रोकर के बारे में पता नहीं था। पॉकेट ब्रोकर? भाई पॉकेट ब्रोकर इंडिया का नंबर 1 ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करके न्यू अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है उन न्यूबीज के लिए जो ट्रेडिंग लर्न करके, प्रैक्टिस करके खुद सक्सेसफुल ट्रेड्स जनरेट करना चाहते हैं।
और यही नहीं भाई, पॉकेट ब्रोकर पे ना काफ़ी यूनिक फीचर्स हैं, जैसे सोशल ट्रेडिंग, जो आपको हेल्प कर सकता है सक्सेसफुल डील्स कैप्चर करने में। स्टार्ट करना बहुत ही इजी है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ जाओ, मेरा कूपन कोड HIT100 यूज़ करो, एक डिपॉजिट करो और फिर क्लिक करो सोशल ट्रेडिंग टैब पे। वहाँ पर जाकर सेलेक्ट करो मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर एट दैट मोमेंट और फिर बस उसकी ट्रेड्स कॉपी करो और रिजल्ट देखो। अरे चुप क्यों हो गया, ये तो इतना इंटरेस्टिंग है, बता। अरे ये देख भाई, एक और सक्सेसफुल ट्रेड। वाह यार, ये तो बहुत क्रेजी प्लेटफॉर्म है यार। मैं भी रजिस्टर करता हूँ HIT100 प्रोमो कोड के साथ। हाँ भाई, जल्दी करो रजिस्टर। और अगर आपको भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है, अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, तो आप भी डाउनलोड कर लो पॉकेट ब्रोकर ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और यूज़ करना हमारा प्रोमो कोड HIT100, जिसमें आपको मिलेगा 100% बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। तो डाउनलोड ना हो भाई। अब बिना किसी देरी के स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। क्या हुआ, इसको बस इतना पता है कि इसको कुछ लगा और ये बेहोश हो गई। सुबह इसकी आंख खुली तो इसके पापा वगैरह सामने बैठे हुए थे और इससे पूछ रहे थे क्या हुआ। इसने नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। इसके दिमाग में ये चीज़ आ गई थी, कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। इसने लड़के को फिर भी समझाने की कोशिश की। अब इसने बताया कि अक्षय भाई, मुझे ना ये चीज़ें ऐसे फील होनी स्टार्ट हो गई थी कि जैसे मैं किसी का टारगेट बन गई हूँ, मतलब मैं किसी के रास्ते में आ रही हूँ। मतलब वो जो लड़की है किट्टू, वो कुछ ना कुछ कर रही है। इसका जो बॉयफ्रेंड था, बीच में जो लड़का है, वो कभी उसके लिए उससे बात कर रहे हैं, कभी समृद्धि से बात कर रहा है। उसे खुद को क्लियर नहीं हो पा रहा कि मैं किसकी साइड जाऊं। लेकिन जो बताने वाली है समृद्धि, उसका मानना है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ ना कुछ करवा रखा था, जिसकी वजह से इतना ऑब्सेस था कि ये उससे पागलों की तरह प्यार करता था और बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरा, इसने समृद्धि ने अपना पूरा ट्राई करा कि मैं बचा लूँ। तो इसने क्या करा, समृद्धि ने नोवेयर अपने गुरुजी हैं इनके, जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, उनसे कॉल पे बात की कि मेरा ऐसे ऐसे एक दोस्त है, और एक दिन उसको कॉल आया कि ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी गर्लफ्रेंड मर गई। फिर 2 दिन बाद फ़ोन आया कि वो जिंदा है, ये हुआ है। उनके गुरुजी ने बस ना इशारा दे दिया कि बेटा देख, तू दूर हो जा, ये लड़का बहुत बुरा फंसा हुआ है, और अगर जिसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी ना, वो सारे इसमें पिसने वाले हैं। लेकिन ये लड़की कहीं ना कहीं गुरुजी को ये नहीं बता पाई कि मैं पसंद करती हूँ या प्यार करती हूँ। इस लड़की ने सिर्फ इतना बोला कि आप गुरुजी कुछ करके प्लीज़ उसे बचा लो। तो उसने ये नहीं पूछा कि फंसा हुआ क्यों है गुरुजी से? आगे बताऊंगा। वो शायद गुरुजी नहीं चाहते थे और समझ भी गए होंगे कि इसका प्यार का मामला है और गुरुजी है, ये लड़की है, तो बीच में नहीं बना होगा कि मैं बोल दूं तू क्यों उसके पीछे भाग रही है ऐसे वैसे। आप देखना, जो तीर्थ स्थान पे होते हैं ना लोग, वो कभी सामने खुल के प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते, वो इशारा दे देते हैं भाग जाए यहाँ से। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। इसने गुरुजी को बोला कि आप एक काम करो, मुझे कुछ तो आइडिया दो, मैं कैसे बचा सकती हूँ। तो गुरुजी ने बोला, देख मैं तुझे दूंगा एक पानी को फूंक के दूंगा, आपको 1 महीने तक उस लड़के को पिलाना होगा, लेकिन वो लड़का नहीं पिएगा। ये भी बता दिया वो लड़का नहीं पिएगा, ये इतना ज़्यादा उसके वश में हो रखा है। इसने बोला आप दो तो सही। अब भाई क्या हुआ, एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ जो मुझे भी समझ नहीं आया। मैंने जब कॉल करा तब मुझे समझ में आया। किट्टू ने बताया, और सॉरी जो समृद्धि थी उसने बताया कि अक्षय भाई एक दिन क्या हुआ, ये जो लड़का है ये दिल्ली किसी काम से जाने वाला था। इसने बताया समृद्धि ने कि मैं सोई और मेरी आंख खुली तो मैं दिल्ली में थी, एक होटल में थी, ठीक है, जहाँ, और मैं कहाँ पे थी, जहाँ पर ये लड़का रुका हुआ था। और सोई कहाँ थी? ये सोई बिहार में थी, लेकिन ये जब उठी तो ये दिल्ली में थी। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या उस दौरान। जब इसकी आंख खुली तो इसने बोला मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो वो जो लड़का था वो इसे बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था, वो जो आत्मा है ना, वो मुझसे कांटेक्ट करती है, और उसने बोला कि मैं समृद्धि की बॉडी में आ जाऊंगी, इसे दिल्ली लेके आ जाऊंगी, फिर तुम मेरे साथ फिजिकल हो जाना। मतलब ये किट्टू से काफ़ी टाइम से फिजिकल होने की बातें करता था। तो किट्टू ने बोला मैं समृद्धि की बॉडी में आ जाऊंगी और उसे दिल्ली ले आऊंगी, तुम वहाँ पे उसके साथ फिजिकल हो जाना। ये क्या हुआ, लड़का थोड़ा सा वेल फैमिली से था। जब इसे लगा कि ये गलत चीज़ है तो इसने किट्टू की जो स्पिरिट आ रखी थी समृद्धि की बॉडी में, उसे मना कर दिया कि मैं बिना परमिशन के ऐसे फिजिकल नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे वो जो किट्टू की स्पिरिट थी वो इसकी बॉडी से निकल गई और समृद्धि होश में आई। तो समृद्धि को पता चला कि ऐसे ऐसे पूरा सीन हो रखा था। और वो बिहार से दिल्ली आ गई। और इस पूरे टाइम उसकी स्पिरिट उसके अंदर? यस, उसे कुछ नहीं मालूम, मेरे पास रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। उसे कुछ नहीं मालूम कि वो पहुंची भी कैसे। उसे बस इतना पता है कि वो जो लड़का था वो इसे वापस घर पे छोड़ के गया,
इसकी फैमिली को बताया कि ऐसे ऐसे इसके कुछ एग्ज़ाम्स थे, मैं दिलवाने गया था, ये आपको बताने में हिचकिचाती थी, दिल्ली में इसका कुछ LDC के एग्ज़ाम थे वो थे। अब इसके बाद इसे कंफर्म हो गया था कि भाई कोई तो कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। फिर इसने बहुत एक इमोशनल पार्ट शेयर किया। समृद्धि ने बताया कि अक्षय भाई मेरे ना सबसे ज़्यादा जो क्लोज थी वो थी मेरी चाचा की लड़की। चाचा की लड़की ने एक बारी क्या किया था, उस लड़की को परखने के लिए वो जो किट्टू लाइव एप्लीकेशन यूज़ करती थी, समृद्धि के बोलने पे उसके चाचा के लड़के ने क्या करा, एक नई आईडी बनाई नए नंबर से, और नए नंबर से उसको मैसेज करा कि आप कौन हो, आप कितने टाइम से ये यूज़ कर रहे हो। तो समृद्धि ने बताया कि अक्षय भाई वो जो आईडी थी बिल्कुल फ्रेश आईडी बनी थी, ना फोटो लगी थी, कुछ भी नहीं था, पर वो जो लड़की थी उसने साफ साफ बता दिया कि तुम समृद्धि की कज़न हो ना, मुझे चेक करने आई हो ना, खुद से। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम ना रात को 11 बजे लाइव आते हैं, और जब ये 11 बजे लाइव आए तो वो जो लड़की थी उसने साफ साफ बता दिया समृद्धि को कि समृद्धि ये सब कुछ करना बंद कर दे, मेरे बॉयफ्रेंड का पीछा छोड़ दे, मुझे पता है तू उससे प्यार करती है। तो वो बोली अच्छा तू एक काम कर, तू ये बता अगर तू इतनी बड़ी चीज़ है कि मैंने क्या क्या पहना हुआ है, अभी कपड़े क्या क्या पहने। समृद्धि ने बताया अक्षय भाई उसने ना मेरे पर्सनल अंडरगारमेंट से कलर तक बता दिया कि मैंने क्या क्या पहना हुआ है। तब वो जिंदा थी या वो जब बाद में हुआ था ना कि वो जिंदा है, मर के जिंदा हो गई, उसके बाद तब उसने चेक करने के लिए अपनी चाचा की लड़की से उसके बाद का ये पूरा सीन चल रहा है। अब जब ये वाला सीन हो गया कि वो दिल्ली से वापस आ गई, तो इसने बताया कि मैं अपने उसी चाचा की लड़की को क्लासेस के लिए छोड़ने जा रही थी, स्कूटी पे जा रहे थे फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं स्कूटी के आगे क्या पत्थर आया क्या नहीं आया, स्कूटी से आगे जो चला रही थी उसके चाचा की लड़की वो हवा में उड़ती है, सर के बल गिरती है रोड पे, सामने से एक बाइक आती है उसके सर को हिट करती है, उसका सर फुटपाथ पे लगता है और वो लड़की वहीं दम तोड़ देती है, उसके चाचा की लड़की। इसने बताया कि मैं वहाँ पर, क्योंकि गिरी तो ये भी थी, इसके सर पे चोट लगी है, इसके सामने पूरा रक्त बह रहा था पूरा, ठीक है, और इसे बस इतना याद है मेरी चाचा की लड़की वो पड़ी, और जब उसकी आँख खुली एग्जैक्टली 13 दिन बाद उठी थी समृद्धि, कोमा में चली गई थी वो। तब तक इसके चाचा की लड़की का सब कुछ अंतिम क्रिया वगैरह कर दिया, और इसके बाद समृद्धि बहुत ज़्यादा टूट गई थी, बहुत ज़्यादा टूट गई। समृद्धि ने बताया कि मैं बार बार गुरुजी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर गुरुजी आउट ऑफ कांटेक्ट थे, वो शायद कहीं गए हुए थे। तो इससे पहले क्या हुआ था, जो पानी वानी का सीन हुआ था, गुरुजी ने बोला था पानी पिलाना पड़ेगा, तो पानी वाला तो सीन बना नहीं, तो इसने गुरुजी से एक ताबीज़ मंगवाया था। ताबीज़ मंगवा के उस लड़के को इसने पहनाया, और उस लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई उस ताबीज़ पहनने के बाद। तो जब 3-4 दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही, तो समृद्धि ने बताया कि ये चाचा वाला इंसिडेंट हुआ। तो उससे पहले ना, चाचा वाले इंसिडेंट से पहले इसने सोचा था, जब इसके बॉयफ्रेंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कि मैं ताबीज़ उतार देती हूँ, उससे रहा नहीं जा रहा है, जलन हो रही है शरीर में, वॉमिट हो रही है बैक टू बैक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जब ये चाचा वाला इंसिडेंट हो गया, तब समृद्धि ने बोला कि मेरे सबसे क्लोज वन की जान ले ली ना, अब एक काम करूँगी, अपने बॉयफ्रेंड को तेरे हाथ से छीन के दिखाऊंगी। इसने 100% चैलेंज ले लिया कि अब मैं, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को बचा के रखूंगी। बॉयफ्रेंड तो नहीं था, लेकिन लड़की प्यार करती थी। इसने ये दिमाग में ठान लिया कि अब मेरे को इसे बचाना है। इससे पहले क्या हुआ, जब इसने ठान रखा था, वो जो एंटिटी थी ना वो लड़की की, मतलब किट्टू यहाँ पे कंफर्म हो गया, वो तो मर चुकी है, किट्टू तो है ही नहीं, तो उसकी आईडी कॉन्स्पिरिटी चला रही है। यही है सस्पेंस, यही है सब कुछ। तो हुआ क्या, जब इसकी चाचा की लड़की मरी, तो जब इसने सोच रखा था उससे पहले मैं उसका ताबीज़ उतरवा दूंगी, अचानक से जब ये इंसिडेंट हो गया चाचा वाला, उसके बाद वो एंटिटी इसके पास आती है, एक औरत, लड़की की एंटिटी जो बला की खूबसूरत है, और बोलती है कि मैंने तेरे चाचा की लड़की को मरवा दिया, अगर तू उस लड़के के गले से ताबीज़ नहीं उतरवाएगी तो आगे देख तू, तेरा पूरा खानदान ख़त्म हो जाएगा। ये फिर दोबारा कंफर्म होगी कि ये साला कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, ये पक्का ही कोई एंटिटी है जो बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़ रही है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे किट्टू की तबीयत भी ख़राब होने लगी, धीरे धीरे उसकी फैमिली की भी तबीयत ख़राब होने लगी, लड़के की भी तबीयत ख़राब होने लगी। समृद्धि, हाँ सॉरी, जो समृद्धि थी उसकी भी तबीयत ख़राब होने लगी, लड़के की भी, समृद्धि की फैमिली की भी तबीयत ख़राब होने लगी। और इसको एंटिटी क्या प्रॉपर अपने सामने दिख रही है जैसे वो बोल रही है? भाई एंटिटीज़ ना बस ऐसे दिख जाती है जैसे एक धुआं किस्म का ब्लैक कलर का है, किसी की आवाज़ आ गई। और मैं भाई, जब उसने वो चीज़ बोली ना मेरी चाची की लड़की की डेथ हो गई, वो कॉल पे भी उसने बोला और वो रोने लगी, तो मैं ज़्यादा पूछा नहीं मैंने, क्योंकि ये अभी अगर मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊँ ना, उसकी सांस फूल गई थी एकदम से ये बोलते बोलते। तो फिर क्या हुआ आगे जाके, इसने, गुरुजी आए कहीं से टच में, तो गुरुजी से बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को कंफर्म हो गया मेरे चाचा की लड़की की डेथ हो गई है। तो गुरुजी ने बोला कि मैंने बोला था ना हाथ पीछे खींच ले,
अगर इस बीच में पड़ेगी तो बहुत दिक्कत होगी। भाई इसने बोला कि मेरे को आप सॉल्यूशन बता दो क्या है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये लड़का बचेगा, ना मैं बचूंगी, ना मेरा परिवार बचेगा। तो गुरुजी ने बोला मैं सबको ताबीज़ दे रहा हूँ। वो ऐसा ताबीज़ है, एक रस्सी में कम से कम 5-6 लगे हुए हैं। तो समृद्धि के पूरे परिवार के लिए वो ताबीज़ दिया, उस लड़के के लिए ताबीज़ दिया, और लड़के के ताबीज़ बांधते ही बोला कि अब इसे मेरे पास लेके आ जाओ, मुझे हवन करना पड़ेगा, पूरा क्लीन करना पड़ेगा। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचे उसको लेके, लड़के को गुरुजी के सामने, तो गुरुजी ने बोला कि बहुत कुछ होने वाला है, सारे शांत बैठना, तुम्हारे सामने सब कुछ होगा। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अपने आप तुम्हें पता चलेगा कि इतने टाइम से इसका पीछा कौन कर रहा था, क्या हो रहा था। जब वहाँ पे ताबीज़ बना के पूजा पाठ शुरू की, सब कुछ शुरू करा, तो क्या हुआ, लड़के के मुंह से उस टाइम पर बहुत वॉमिट हुई, और वॉमिट में निकला एक पैड का टुकड़ा जो कॉटन का होता है, और उस पर लगा हुआ था ब्लड लगा हुआ था। इसके आगे उसने सिर्फ ये बताया कि अक्षय भाई मैं उसको देख रही थी, मुझे बहुत ये लग रहा था कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है। उसके बाद उसने बताया कि मेरे सामने उसके पैर के नाखून टूट के अपने आप गिरने लगे। चिटकली उंगली होती है सबसे छोटी, उसका नाखून अपने आप निकल के गिर गया। गुरुजी ने बताया, गुरुजी ने जब वहाँ पर पूरी प्रक्रिया कर रहे थे, अपना लगा हुआ थे, तो वो बंदा बहुत बुरे हाल में हो गया था। उसके बाद जब वो बेहोश हो गया, तो ये जो समृद्धि थी, इसने उस लड़के के भाई को बुलाया। वो भाई इसे अपने घर पे लेके गया, ताबीज़ वाबीज़ बना के उसे वहाँ पे लेटा दिया। अब ये आती है वापस, ठीक है। जब समृद्धि अपने घर पे आती है, तो आने के बाद उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये एक्चुअली में कर कौन रहा है। गुरुजी ने नहीं बताया। हमारे हर रियल इंसिडेंट में होता है ना, आखिरी में आके गुरुजी ने बता दिया, यहाँ पे गुरुजी ने नहीं बताया। आई थिंक गुरुजी शायद नहीं बताना चाहते थे, या उन पर इतनी विद्या नहीं थी, मैंने ये भी नहीं पूछा, गुरुजी ने नहीं बताया। तो समृद्धि ने बोला कि मैंने पूरा खुद सब कुछ निकालने की सोची, और ये पहुंची उसके आसपास जहाँ ये रहते थे, लड़की रहती थी, किट्टू और उसका परिवार। इसने एक दुकान वाले से पूछा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कोई लड़की थी जिसे ब्रेस्ट कैंसर था। तो वो अचानक से बोलता है दुकान वाला कि हाँ, यहाँ पर एक फैमिली है, उसमें 3 लड़कियाँ थी, और जो सबसे बड़ी वाली थी उसकी शादी हो गई, जो छोटी वाली थी वो ब्रेस्ट कैंसर से 1.5 साल पहले मर चुकी है। 1.5 साल पहले मर चुकी है। तो अभी ये सब कुछ कौन कर रहा है, वो बातें कौन कर रही है, कौन है करने वाला। तो ये जब पता करती है और उस फैमिली के बारे में पता करती है, तो पता चलता है जो लड़की मर गई थी उसकी जो बड़ी बहन थी, जिसकी शादी हो गई थी, जिसकी शादी हो गई थी, वो किट्टू बन के बात करती थी, इससे पैसे ऐंठती थी, और उसका पति भी इसमें शामिल था। पूजा करवाने के बहाने जो इन्होंने पैसे ऐंठे हैं वो वाले। वो अभी देखना क्या निकला, क्या हुआ। जो सबसे बड़ा सीक्रेट था, जो समृद्धि को बताया उसके बॉयफ्रेंड ने, भाई मैं सुन के हैरान हो गया। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग में आया ना, मैं कह रहा कितना चल रहा है। हुआ क्या, जब ये वापिस आई ना, तो इसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि एक बात बता, वो तो 1.5 साल पहले मर चुकी है, तू बात किससे कर रहा है, तुझे पता है। फिर इसने बताई पूरी सच्चाई बॉयफ्रेंड ने कि हुआ क्या। जिस दिन इसका फोन आया था लड़की का कि ब्रेस्ट कैंसर से वो मर गई है, वो भी उसकी बड़ी बहन थी। वो तो मर चुकी 1.5 साल पहले, बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी है, उसी ने ये सब कुछ बोला था। 1.5 महीने से 2 महीने से वही रिलेशनशिप में थी, उसके हस्बैंड का भी पूरा हाथ तो था। लाइव भी वही आ रही थी एक तरीके से। वो अभी एक वीडियो कॉल पे कभी नहीं आई ना, बात ही बात चल रही थी, बस बात ही बात चल रही थी, और फोटो अपनी छोटी बहन की शेयर करती थी। तो क्या हुआ, अब सुनना, जब ये इंसिडेंट हुआ था कि ब्रेस्ट कैंसर से वो मर गई, 2 दिन बाद यह है कि वो अब मरी नहीं है, वो बच गई। तो हुआ क्या, जो ये 15 दिन के लिए गायब हुआ था, वो जो लड़की थी उसने इसको ये बोल के बुलाया था। पहले तो उस लड़की जो बड़ी बहन थी उसने ये बोल दिया कि मेरे अंदर वो आती है, किट्टू आती है, और वो आपके साथ फिजिकल होना चाहती है, उसकी ये इच्छा है मरने के बाद भी कि वो आपसे फिजिकल होना चाहती है। इस लड़के को इन्होंने अपने पास बुलाया, बुलाने के बाद कहीं पटना में लेके गए, कहीं पर भगवान के दर्शन वर्शन करवाने के बहाने। फिर होटल में जब वो लड़की लेके गई, जो बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो रखी थी, वो इसके साथ फिजिकल हुई। ये बोल कर किट्टू आ रही है मेरी बॉडी में, अब वो होना चाहती है। अरे किट्टू आई है मेरे अंदर, वो फिजिकल होना चाहती है, उसकी आखिरी इच्छा है। लड़के को भी नहीं पता था वो 1.5 साल पहले मर गई है। उसे लगा 2 दिन पहले जो मरी है वो उसकी आत्मा बहन के अंदर आ रही है, क्योंकि प्यार इतना अनोखा इनका। इसको बुलाया, इसके साथ फिजिकल हुई, इसके बाल निकाले, इसके कपड़े काटे, और उस पर पूरा ब्लैक मैजिक करवाया, वशीकरण। और वशीकरण करवाने के बाद इसे वापस भेज दिया। उसके बाद जब भी ये लड़की बोलती थी, जो बड़ी बहन थी, कि मैं किट्टू बोल रही हूँ, मुझे 15,000 रुपये चाहिए, तो ये अपने आप से 15,000 रुपये भेज देता था।
भाई ये तो लड़का ही थोड़ा वो निकला सर फिरा। भाई लड़का सरफिरानी यूं बोल सकते हैं कि लड़का प्यार में था और वो जो भी आगे बातें हुई वो मानता चला गया, जो बैक टू बैक चीजें हुई। ये लड़का क्या करता था, जैसे ही इसके पास फोन आता था ना, आपने कोई मूवी देखी हो अगर, हिप्नोसिस करके ऐसी मूवीज होती है जहां पर दूर दूर से आवाज आ गई कि 20,000 रुपये चाहिए, सीधा 20,000 रुपये ट्रांसफर। तो फाइनली क्या हुआ, इतना सब कुछ होने के बाद जब लड़के ने बता दिया इसको, समृद्धि को, कि मैं ऐसे ऐसे फिजिकल हुआ था, एक बारी तो समृद्धि के दिमाग में आया कि मार दे इसके लात, कि ये बस इतनी लंबी चली और क्या क्या छुपाया इसने। लेकिन फिर भी समृद्धि ने बताया कि मैं जब इस चीज़ को समझ गई थी कि पूरे तरीके से वशीकरण में, तो इसने क्या करा, पूरा कवच ववच लेके अपने पूरे घर ठुकवा लिया, कीलों से बंधवा लिया गुरुजी से। लेकिन फिर भी उस लड़के को इसने एक्सेप्ट कर लिया। दिसंबर में शादी भी है, आने वाले दिसंबर में अब शादी है। समृद्धि की और उस लड़के की शादी है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो लड़की है, किट्टू की बड़ी बहन, वो अब तक इन्हें ढूंढ रही है कि उस लड़के को कैसे भी छीन ले, क्योंकि वशीकरण उस पर अब भी चल रहा है। क्योंकि वो लड़का सेटल्ड है, अभी वो यूरोप निकल गया, वापिस आएगा दिसंबर में शादी के लिए। उसे बाहर भेज दिया उसके घर वालों ने इस चीज़ की वजह से, और वो अभी भी ढूंढ रही है, वो बिहार वाली। और भाई ये जो दिल्ली में उठने का किस्सा हुआ था कि वो सोई वहां थी, उठी यहाँ थी, तो वो किस स्पिरिट ने करा फिर? वो भाई किट्टू की थी, वो मैं बता रहा हूँ ना, इस पूरे केस में ना किसी स्पिरिट की इन्वॉल्वमेंट थी, बट वो किट्टू की नहीं थी। कोई ब्लैक एनर्जी थी। यस, कोई ब्लैक एनर्जी थी। वो आप कोई भी एनर्जी ले सकते हो। मैं क्या ही पूछूं, मैं उसे खुद ही हिंट दे दूंगा। अच्छा जिन था, तो वो बोलते कि जिन था। उसने बोला कि मेरे अंदर कोई चीज़ थी जो उसकी बहन के बोलने पे काम कर रही थी, और वो मेरे अंदर आई, मुझे दिल्ली लेके गई, और मेरे साथ फिजिकल सब कुछ होने का प्लान था। वो तो लड़के ने बोल दिया कि नहीं, मैं ऐसे किसी की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। तब वो उसकी एंटिटी उसके समृद्धि के शरीर से निकली। समृद्धि जब जगी वहाँ पर, तब उसको पता चला भाई मेरे साथ तो ये सब कुछ हो रहा है। और आज भी बता देता हूँ, उस लड़की की क्वालिफिकेशन ऐसी है कि उसने हर चीज़ कर रखी है, मतलब बीएससी कर रखी है और अच्छा सब कुछ कर रखा है। लास्ट पैकेज उसका 40,000 रुपये का था। आज वो लड़की बोल रही है कि मेरी ऐसा बेड़ा गर्क हो रखा है ना इन चीज़ों में पढ़ के, सिर्फ उस लड़के को बचाने के चक्कर में, कि मेरी फैमिली को मैंने कैसे मनाया कि मुझे उस लड़के से शादी करनी है। बड़ी मुश्किल से मानी। एक टाइम आता है मेरी सारी फैमिली अगेंस्ट हो जाती है कि तू उससे शादी मत कर, तेरा कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स को भी पता है। और समृद्धि सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना कि डार्क इसलिए हो गई, इतना अपने आप को गिल्ट में हो गई, क्योंकि चाचा की लड़की भी उसकी वजह से मरी, जो स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था। तो अब तक उसका ये बोलना है कि चाचा भी बात नहीं करते, क्योंकि उसके बच्चे की क्या गलती थी, सिर्फ एक चीज़ कि वो जो नकली आईडी बना के कंफर्म करने की कोशिश की थी। भाई यार कहाँ शुरू हुआ और कहाँ निकल के गया स्कैम। एक रैंडम लाइव ऐप पे क्या ही हो रहा है, ये लड़का पागल है क्या, दीवाना हो जा रहा किसी का भी। बिना फोटो देखे, बिना बात करे, बिना वीडियो कॉल करे, बिना मिले, ये कैसा प्यार है बहन। तो भाई जैसे अभी अवेयरनेस की बात चल रही है ना, तो एक अवेयरनेस की बताता हूँ। मेरे खुद का दोस्त, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, 2018 की बात है, इंस्टाग्राम चल रहा था बढ़िया। तो इसका मेरे पास रात के 2 बजे कॉल आया, फिर 2:30 बजे कॉल आया, 3 बजे कॉल आया। उस टाइम हम खेलते इतना थे, ये क्रिकेट फुटबॉल वगैरह, थक जाते थे बुरी तरीके से। तो उसका कॉल मेरे पास आया और उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे से ना शायद एक गलती हो गई है, और वो जो लड़की है ना, वो इसका जीना हराम करके रख रही है। मैंने इससे पूछा, इसने मुझे बताया नहीं। बोला मैं मिल के बात करूँगा, क्योंकि इसे पता था कि ये मेरे को बता देगा, तो इसे इस बात का भी डर था कि मैं 4 दिनों को मिलने से पहले ही ना बता दूँ। देख क्या बता दी। मैं इससे मिला अगले दिन, तो भाई ये बिल्कुल घबराया हुआ, पसीने निकल रहे हैं इसके, बुरी तरीके से डरा हुआ है। मैंने बोला क्या हुआ? बोला भाई एक लड़की थी, उसकी मेरे पास पहले फेसबुक पे रिक्वेस्ट आई। फेसबुक उस टाइम बहुत तगड़ा चल रहा था, इंस्टाग्राम तो फिर भी इतना नहीं था। फेसबुक पे रिक्वेस्ट आई और वो कोई फॉरेन कंट्री की लड़की थी। तो उसने इससे बात करी, 4-5 चीज़ें पूछी, घर में क्या है, आप क्या रहते हो, कहाँ रहते हो। तो इसने अपनी बड़ाई मारने के लिए, मैं तो यहाँ पे ये जॉब करता हूँ, मेरे पापा इतने बड़े ये है वो आदत जो होती है, हवाबाजी कर दी कर दी हवाबाजी उस लड़की के आगे। उसने बोला कि ठीक है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ये लड़का उसका बैठ के वेट करता रहा, कब ऑनलाइन आएगी, कब ऑनलाइन आएगी। इसने अपनी तरफ से होता है ना डेस्परेट होके बहुत सारे मैसेजेस कर दिए उसे कि आई एम अवेलेबल इफ़ यू वांट, यू कैन डू वीडियो कॉल और समथिंग। तो उस लड़की का एक मैसेज आता है कि डू यू वांट सेक्स चैट समथिंग करके, वीडियो कॉल। इस भाई ने हामी भर दी। तो उसने बोला कि लेट्स कम टू द इंस्टाग्राम, दिस इज़ नॉट द सेफ प्लेटफॉर्म, फेसबुक वगैरह। इंस्टाग्राम का लिंक दिया और इंस्टाग्राम से सीधा इंस्टाग्राम पे दोनों आ गए, एक दूसरे को इन्होंने फॉलो कर लिया। लड़के ने बताया भाई वीडियो कॉल हुई, वो लड़की सामने आई, उसने अपने ड्रेस ओपन की
और यहाँ से ये भाई तैयार होकर आराम से लेट गया और इसने अपनी तरफ से जो जो कर सकता है इसने कर दिया। 3 मुश्किल से 20-30 सेकंड हुए होंगे, ये अपनी तरफ से कुछ कर रहा था, वहाँ से वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है। और जब इसने बोला कि आई एम नॉट डन येट, लेट्स डू इट अगेन समथिंग करके, तो जब इसने वीडियो कॉल करी तो इसे ये ही वही सब कुछ करता हुआ वीडियो कॉल पे दिख रहा है जो इससे पहले ये कर रहा था। और इसके सारे जितने भी फ्रेंड्स थे ना, सबके आगे टिक लगा हुआ था। सबको भेज दी मतलब? भेजी नहीं है, सब पे टिक लगा हुआ है कि मैं भेजने वाली हूँ। हाँ, और उससे बोला कि अगर तुम मुझे $1000 नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे पूरे फैमिली मेम्बर्स को ये तुम्हारी वीडियो भेजने वाली हूँ। उसमें उसका चेहरा भी, वो बंदा पूरा विदाउट क्लोथ्स, और भाई बुरी तरीके से बंदा रो रहा। मैं बोला भाई तूने क्या कर दिया, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा था ऐसी सिचुएशन में क्या ही करा जा सकता है। मैंने बोला एक काम कर, इसे ना सॉरी बोल के ख़त्म कर, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं बोलता ब्लॉक करके ख़त्म कर तो वो ज़्यादा आसान रहता, लेकिन फिर भी मैंने बोला एक बार इसे सॉरी बोल दे, और बोल दे तू स्टूडेंट है ये वो। इसने मेरे सामने कम से कम नहीं तो 50-60 मैसेज भेजेगी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, आई डोंट हैव मनी और समथिंग। उस लड़की ने आखिरी में पता है इसे क्या बोला कि चल ठीक है मैं तेरे को छोड़ दूंगी, मुझे अपने 3 अमीर दोस्तों के कॉन्टैक्ट्स दे दे। अरे उनका पागल बनाती है। ये चल रहा है भाई स्कैम ना, ये चल रही है। एट दी एंड जब मुझे पता चल गया ना कि ये कुछ नहीं कर सकती, मैंने बोला अब इसे ब्लॉक कर दे। इसे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद उस बंदे ने आज तक इंस्टाग्राम यूज नहीं किया है। भाई ये स्कैम तो अब भी हो रहा है भाई उस टाइम नया नया था ना, और ये लड़के पकड़े टीनेज उम्र के हैं। और जैसे मैं अपना रियल इंसिडेंट बताता हूँ, लोग अपने रियल इंसिडेंट भेजते हैं भाई मेरे सामने, तो वो लोग पता क्या करते हैं, भाई हमें जस्टिस दिला दो। मैं जस्टिस दिला दो कैसा कि OLX पे स्कैम हो गया या फिर कोई वीडियो कॉल पे स्कैम हो गया, और भाई आप बिलीव नहीं करोगे लोगों ने कितने कितने पैसे दिए हैं। किसी ने 4 लाख रुपए, किसी ने 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, किसी ने अपनी ज़मीन गिरवी रख के पैसे दे दिए। और आखिरी में क्या करते हैं भाई, वी आर ऑन सुसाइड मोड, क्योंकि घर में कुछ रहा नहीं, इज्जत तो बचेगी नहीं। और मैं ये बोलता हूँ भाई ब्लॉक कर दो, सही में कुछ नहीं होने वाला। और ब्लॉक करने के बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन 6-8 लाख रुपए गए। भाई। अभी तो रैंडम कॉल्स करते हैं, ये जो स्कैम है, रैंडम व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल आएगी तुमको, तुमने उठा लिया, सामने नेकेड बंदी होगी, तुम्हारा अगर फेस दिख गया तो फिर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वो ऐसे दिखाते हैं अब तो कि तुम भाई बात कर रहे हो। अब तो AI देख लो, अब तो AI कितना आगे पहुंच गया है। भाई AI तो नकली लड़कियां बना रहा है भाई। वही बात है ना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।